हिंदी। शेन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी छोटी और अनामिका उंगलियों को जकड़ा, अपनी मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को बंदूक के आकार में फैलाया और फिर इसे वान बुलियू पर निशाना बनाया, जो भाग रहा था। हर कोई कुछ हद तक हैरान था और उसके इशारे का मतलब नहीं समझ पा रहा था। उन्हें लगा कि यह किसी की ओर इशारा करने का एक अनोखा मानवीय तरीका हो सकता है, कम से कम घर घर खेलने और हाथ को बंदूक दिखाने जैसा बचकाना तो नहीं। वान बुलियू। लिन शेन की आवाज सुनकर वान बुलियू का शरीर कांप उठा। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, गठन से बाहर निकलने की तो बात ही दूर रही, और भीड़ में और भी ज्यादा बेताबी से घुस गया, उम्मीद करते हुए कि दुश्मन के रूप में लिन शेन उनकी लड़ाई टीम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वान परिवार और मेरे लिन परिवार के बीच दुश्मनी समुद्र जितनी गहरी है। पहली बार जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैंने तुम्हारे सिर के एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि तुम अभी भी इंसान थे। नस्लों की इस लड़ाई में हम दोनों ही मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वान परिवार और लिन परिवार के बीच करो या मरो की स्थिति के बावजूद मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि तुम खुद इंसान बने रहना नहीं चाहते और जानवर बने रहना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लिन शेन ने कहा, और उसके साथ ही उसका बंदूक जैसा हाथ पीछे की ओर झटका, मानो गोली चला रहा हो। हर कोई उलझन में था। आरोही स्तर के प्राणियों के पास लंबी दूरी की हमला करने की क्षमता नहीं थी, और जबकि लिन शेन के लिए वान बुलियू पर जीवन आधार हमलों का उपयोग करना समझ में आता था, ये बच्चों का खेल जैसा इशारा कुछ लोगों को समझ से परे और यहाँ तक कि मनोरंजक भी लगा। टकराना। लेकिन अगले ही पल भीड़ के बीच से भागते समय वान बुलियू की खोपड़ी के आगे और पीछे अचानक एक खूनी छेद दिखाई दिया। उसके माथे के छेद से मस्तिष्क का द्रव्य और खून बह रहा था। वान बुलियू की आंखें चौड़ी हो गईं और वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए आसपास के सभी आरोही महसूस कर रहे थे कि उनकी आत्मा बहुत खतरे में है, और जब उन्होंने लिन शेन के हाथ को देखा, जो बच्चों का खेल लग रहा था, तो उन्हें अब यह अजीब नहीं लगा। वास्तव में उन्हें लगा कि यह हैंडगन किसी अन्य प्रकार की हैंडगन से भी अधिक भयानक थी। खोपड़ी पर एक ही वार से दूर से हत्या करना, एक ही उंगली से अरबों लोगों के बीच एक जीवन का दावा करना, ये किस प्रकार का राक्षसी या भूतिया कौशल था। एम्पायर पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। इतनी विचित्र दुनिया में भी ये बात उन्हें पूरी तरह से बेतुकी लगी। ये किस तरह का कौशल है? ये तो बहुत बढ़िया है, कई लोगों ने विस्मय और ईर्ष्या से कहा, और टिया की आंखें चमक उठीं। ये व्यक्ति वास्तव में अजीब है, कैथरीन ने कहा, जैसे कि उसे कुछ एहसास हुआ हो। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य थी क्योंकि वह बड़बड़ा रही थी। लिन परिवार को भी वान परिवार से शिकायतें हैं। क्या ये हो सकता है कि वह वान नियानबेई से जुड़ी उस महिला से संबंधित हो? यदि ऐसा है तो पता चला कि मेरे उसके साथ कुछ कर्म संबंध हैं। लिन शेन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और दोनों पक्षों की दसियों अरबों की संख्या वाली युद्ध टीमों पर अपनी नजर घुमाई और उदासीनता से कहा, अगर कोई और है जो सोचता है कि मैं आपदा का स्रोत हूं और अपने भाई को बचाने के लिए ऐसे घृणित साधनों का सहारा लेने की जरूरत है, तो बस आओ और मुझे मार डालो। मैं अपराजित राजा का कर्ज चुकाऊंगा। कुछ समय तक अरबों आरोही लोगों में से एक भी आगे नहीं बढ़ा। लिन शेन द्वारा वुमिया को उंगली से कुचलकर धूल में मिलाना और अंतरिक्ष में एक व्यक्ति को हैंडगन से मारना बहुत ही भयानक और भयावह था। यहाँ तक कि शीर्ष आरोही भी अपने दिलों में संदेह के साथ झिझकते थे और जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसके अलावा अधिकांश लोगों ने अपने दिल में ये समझ लिया था कि इतनी ताकत होने पर जोड़ तोड़ की कोई जरूरत नहीं थी। एक आरोही जो वुमिया को उंगली से कुचल सकता था, वह पहले से ही आरोही के बीच एक अजेय उपस्थिति थी। यहाँ तक कि विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाने वाले नंबर 1 आरोही डीएस बड़ी, जिसे वे हमेशा सबसे मजबूत मानते थे, अब उनके दिलों में अनिश्चितता थी कि क्या डीएस बड़ी लिन शेन के साथ मुठभेड़ में जीवित बच पाएंगे। जैसे ही लिन शेन ने बोलना समाप्त किया, एलिमिनेशन राउंड की उल्टी गिनती समाप्त हो गई और सभी एस्केंडर्स को बाहर कर दिया गया। ऊपर के ब्रह्मांडीय चित्रपट पर ग्रह युद्ध क्षेत्र की छवि गायब हो गई तथा उसकी जगह 5 लीडरबोर्ड आ गए। लीडरबोर्ड बेस म्यूटेशन लेवल, असेंशन लेवल, निर्वाण लेवल, इमोर्टल लेवल और रियल्म किंग के लिए थे। रियल्म किंग बोर्ड पर कोई नाम सूचीबद्ध नहीं था। इस युग में कोई भी स्वर्ग का चित्रण नहीं कर सकता था और ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए एक दायरे का राजा नहीं बन सकता था। अन्य रैंकिंग सूचियों में अर्जित अंकों की संख्या के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है, जो अगली रैंकिंग लड़ाई के लिए प्रारंभिक स्थान भी निर्धारित करता है। अमर स्तर की रैंकिंग सूची में व्यक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से कम है,
यह अभी भी शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों की पूरी सूची से काफी कम है। इसके अलावा बहुत कम लोग अमर स्तर के युद्ध क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। केवल शक्तिशाली कुलों के बड़े खिलाड़ी ही वहां की लड़ाई को पूरी तरह से समझने में सक्षम होते हैं। अधिकांश लोग केवल अमर स्तर की रैंकिंग सूची पर नजर डालते हैं और पाते हैं कि शीर्ष रैंक वाला अमर एक अपेक्षाकृत अपरिचित नाम है, फैंग 6। हालांकि उपनाम को देखते हुए ये संभवतः फीनिक्स कबीले का कोई व्यक्ति है, जो विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं है। निर्वाण स्तर, आरोहण स्तर तथा आधार उत्परिवर्तन स्तर की रैंकिंग सूचियों में शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों ने अपना स्थान भर लिया है, तथा इसमें बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शीर्ष रैंकों पर अधिकांशतः शक्तिशाली ब्रह्मांडीय कुलों के व्यक्ति ही हैं। एकमात्र अपवाद असेंडर्स की रैंकिंग सूची है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से कई ऐसी जातियां शामिल हैं जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था, तथा यहां तक कि कुछ अज्ञात असेंडर्स भी शीर्ष स्थानों पर हैं। और एसेंडर्स की रैंकिंग सूची में सबसे ऊपर ह्यूमन तियान का नाम प्रमुखता से आता है। लिन शेन ने पहले ही काफी अंक अर्जित कर लिए थे। इसके अलावा वुमिया को मारने के बाद वुमिया के सभी अंक उसके पास स्थानांतरित हो गए, जिससे उसका स्कोर सूची में सबसे ऊपर आ गया। असेंशन लेवल पर होने वाली लड़ाई का पहले से ही बहुत ज्यादा इंतजार था, लेकिन लिन शेन के युद्धाभ्यासों की श्रृंखला ने कई उच्च स्तरीय लड़ाकों के बीच और भी ज्यादा हलचल पैदा कर दी। चर्चा की तीव्रता मैच से पहले की अटकलों से कहीं ज्यादा बढ़ गई कि अपराजित राजा को घेर लिया जाएगा। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लिन शेन, जिसने अपनी उंगली के एक झटके से वुमिया को कुचल दिया और दूर से पिस्तौल से वान गुलियू की हत्या कर दी, वास्तव में कितना शक्तिशाली है और क्या वह वास्तव में अपने स्तर पर अजेय है। सैद्धांतिक रूप से डीएस बड़ी भी वह हासिल नहीं कर सकता जो लिन शेन ने किया है, जिससे कई लोगों का मानना है कि कम प्रसिद्ध जाति का यह आरोही वास्तव में अपने स्तर का सबसे मजबूत हो सकता है। कई लोगों ने इस बात पर शोध करना शुरू कर दिया है कि लिन शेन किस विकास कौशल का अभ्यास करते हैं, उनके पास कौन सा जन्मजात कौशल है और वे किस प्रकार के कौशल का प्रयोग करते हैं। वे इस बात पर बहस करते हैं कि क्या वुमिया के खिलाफ उंगली कुचलना एक जन्मजात कौशल है, किसी प्रकार का कौशल है, या दोनों का संयोजन है। और वह प्रभावशाली पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल, ये किस प्रकार का कौशल हो सकता है। लिन शेन की कल्पना और उनके कौशल के विभिन्न विश्लेषण स्वर्गीय नेटवर्क पर लगातार उभरते और ताजा होते रहते हैं। यहां तक कि कुछ उच्च स्तरीय निर्वाण लड़ाके भी लिन शेन के कौशल का विश्लेषण और अनुमान लगाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मैदान में उतर आए हैं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि वुमिया के खिलाफ लिन शेन की जबरदस्त ताकत उसकी अपनी शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि एक निश्चित कौशल द्वारा बढ़ाई गई थी। बेशक अन्य लोगों का मानना है कि यह लिन शेन की असली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और दोनों गुट स्वर्गीय नेटवर्क पर एक दूसरे से जमकर विवाद कर रहे हैं। जब तक मिस्टर जिंगुआ नामक एक अमर व्यक्ति ने बात नहीं की और लिन शेन के विभिन्न कौशल और क्षमताओं का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया, तब तक उन्हें व्यापक सहमति नहीं मिली थी। श्री जिंगुआ ने निर्धारित किया कि वुमिया के खिलाफ लिन शेन की कुचल उंगली को एक बाहरी बल से बढ़ावा मिला था और बताया कि यह बढ़ावा वास्तव में एक अजीब सी लगने वाली युद्धगीत से आया था। उस उंगली की तुलना पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल के साथ करके उन्होंने साबित कर दिया कि दोनों की ताकत में एक महत्वपूर्ण अंतर था। साथ ही एक एस्केंडर की विशेषता शक्तियों की सीमाएं भी थीं, जिससे पता चलता है कि लिन शेन की असली शक्ति वास्तव में वान गुलियू को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हमले से प्रदर्शित हुई थी, जो एक एस्केंडर की ताकत की सीमा के भीतर थी। श्री जिंगुआ ने लिन शेन के कौशलों को भी विस्तृत रूप से सूचीबद्ध किया। पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल के अलावा उन्होंने युद्धगीत संवर्धन, दो अलग अलग कमजोर करने वाले कौशलों और अन्य को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया और उनका बड़ी स्पष्टता के साथ विश्लेषण किया। जिंगुआ का विश्लेषण काफी सटीक था और निष्कर्ष में उन्होंने ये भी कहा कि वॉरसॉन के बढ़ावा के बिना भी लिन शेन अभी भी एक शीर्ष स्तरीय आरोही था। हालांकि पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल के अलावा लिन शेन के कौशल समर्थन और वृद्धि की ओर अधिक उन्मुख थे। यदि यह बड़े पैमाने पर युद्ध के मैदान पर होता तो लिन शेन एक बेहद भयानक युद्ध जनरल और कमांडर होता। लेकिन आमने सामने की स्थिति में लिन शेन को एक अन्य शीर्ष स्तरीय एस्केंडर के खिलाफ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जहां तक पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल की बात है तो ये भी कोई असाध्य चाल नहीं थी। श्री जिंगुआ ने पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल का प्रतिकार करने के लिए कई सैद्धांतिक तरीके भी बताए। अंत में श्री जिंगुआ का मूल्यांकन ये था कि यदि लिन शेन बीच में नहीं गिरते तो वे अनिवार्य रूप से एक प्रसिद्ध हस्ती बन जाएंगे जो ब्रह्मांड युद्धों में चमकने में सक्षम होंगे।
क्या दुनिया में वास्तव में ऐसे कौशल हैं जो दूसरों के युद्ध गीतों के गायन से वास्तव में उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं? एक बार युद्ध गीत बजने के बाद सभी का अंत हो जाता है। ये बहुत शक्तिशाली है। युद्ध गीत के बिना भी वह अभी भी एक शीर्ष स्तरीय आरोही है, ठीक है। पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल कितना चौंकाने वाला है। पहले तो लोग लिन शेन के कौशल और क्षमताओं पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन श्री जिंगहुआ की अंतिम टिप्पणी देखने के बाद कई लोग खुद को रोक नहीं सके। श्री जिंगहुआ स्वयं एक अमर व्यक्ति थे और बहुत प्रसिद्ध भी। हालांकि उनकी प्रसिद्धि मुख्यतः इसलिए नहीं थी कि वे अमर थे, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उनका उपनाम हॉल ऑफ फेम का विध्वंसक था। श्री जिंगहुआ अक्सर हेवनली नेटवर्क पर उभरती प्रतिभाओं का मूल्यांकन करते थे और अक्सर यह निष्कर्ष निकालते थे कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से हॉल ऑफ फेम का एक प्रमुख व्यक्ति बनेगा। फिर भी जिन 10 प्रतिभाओं का उन्होंने इस प्रकार मूल्यांकन किया, उनमें से 7 या 8 अपने मार्ग में पिछड़ जाती, जबकि शेष 2 या 3 गुमनामी में खो जाती और अंततः सार्वजनिक दृष्टि से गायब हो जाती। इसलिए श्री जिंगहुआ की इस तरह की टिप्पणी से लोगों को लगा कि लिन शेन का आगे का रास्ता शायद कठिन होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घर लौटने पर लिन शेन ऑनलाइन गया और पाया कि उसके चौथे भाई ने पहले ही निर्वाण प्राप्त कर लिया था और वह एस्कैंडर ग्रह के युद्ध क्षेत्र में भी नहीं था, जिससे वह लगभग निराश होकर खून थूकने लगा। अगर उसे पता होता कि उसका चौथा भाई वहां नहीं है, तो वह इतनी हलचल क्यों मचाने निकल पड़ता? क्या घर पर रहना, खाना, सोना और ईमानदारी से आगे बढ़ना खुशबूदार नहीं होता? लिन शेन को सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई कि शीर्ष स्तर के एस्कैंडर्स ने पहले ही उसे इंटरनेट पर बुलाना शुरू कर दिया था। वे रैंकिंग की लड़ाई के दौरान उसके साथ हिसाब बराबर करना चाहते थे और वे सिर्फ 1 या 2 नहीं थे। थोड़ी जांच के बाद उन्हें स्थिति समझ में आ गई। उन्होंने श्री जिंगहुआ का विश्लेषण वीडियो भी देखा, जो आमतौर पर काफी सटीक था। हालांकि श्री जिंगहुआ ने स्पष्ट रूप से युद्ध गीत के अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को कम करके आंका था। जब इतने सारे लोगों ने एक ही समय में युद्ध गीत गाया, तो इसका प्रभाव श्री जिंगहुआ के अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत था। जब लिन शेन ने वुमिया को मारा, तो उसने वास्तव में बहुत कम ताकत का उपयोग करके खुद को रोक लिया था। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि यदि वह सचमुच पूरी ताकत से हमला करता, तो वह हमला कुछ छोटे ग्रहों को नष्ट करने में सक्षम हो सकता था। वॉर सॉन्ग का प्रदर्शन वास्तव में उम्मीदों के अनुरूप ही था। आखिरकार ये बहुत अधिक विशिष्ट था। इसके अलावा इसे वास्तव में एक बुरी बात नहीं माना जा सकता था, क्योंकि भविष्य में वॉर सॉन्ग का उपयोग करने के लिए कई लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसे हमेशा के लिए गुप्त नहीं रखा जा सकता था। अब जब सभी को पता चल गया है कि उसके पास ऐसा जन्मजात कौशल है, तो भविष्य में जब उसे दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होगी तो ये परेशानी नहीं होगी। मेरे छोटे प्रेमी, तुम सच में बहुत बहादुर हो। तियान शुन के संदेश ने लिन शेन को कुछ हद तक उत्साहित महसूस कराया। उसका अनियंत्रित मन एलिमिनेशन राउंड से असंबंधित कुछ छवियों में खो गया। एक पति के रूप में मैं और भी साहसी हो सकता हूँ। क्या आप युद्ध में अच्छी हैं, मेरी रानी? लिन शेन की उंगलियों का अपना दिमाग था, क्योंकि उसने एक संदेश के साथ उत्तर दिया और जब तक उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तब तक संदेश पहले ही भेजा जा चुका था। चले जाओ। जैसे ही लिन शेन इसे वापस लेने वाला था, तियान जून का जवाब पहले ही आ गया था। लिन शेन इस बात पर विचार कर रहे थे कि अपनी छवि को कैसे बदला जाए, तभी तियान शुन का एक और संदेश सामने आया। वापस आओ। ये संदेश देखकर लिन शेन को अचानक अपने भीतर एक अकथनीय क्रोध उठता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। वह चाहता था कि वह तुरंत जायंट रिंग स्टार पर वापस उड़ जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी स्काई पिनेकल स्टार को छोड़ने में असमर्थ था। साम्राज्य के साथ अपने साहसिक कार्य को जारी रखें। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान शुन के साथ कई सामंजस्यपूर्ण विषयों पर बात करने के बाद उन्होंने वादा किया कि वह बहुत जल्द ही विशालकाय रिंग स्टार का दौरा करेंगे। आखिरकार उससे रैंकिंग लड़ाइयों में भाग लेना जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। जब तक वह सम्राट तियानशु की अनुमति प्राप्त कर सकता था, वह तियानजून को देखने के लिए स्काई पिनेकल स्टार को छोड़कर जायंट रिंग स्टार जा सकता था। वास्तव में सम्राट तियानशु से पूछना आमतौर पर आवश्यक नहीं था, क्योंकि वह स्वयं एक दीन थे और निश्चित रूप से उन्हें इतनी स्वतंत्रता थी। ये केवल पिछली घटना के कारण ही था कि सम्राट तियानशु ने उसे हत्या से बचने के लिए आकाश शिखर तारे को बेतरतीब ढंग से न छोड़ने के लिए कहा था, जिसके कारण उसे अब अनुमति मांगने की आवश्यकता थी। जैसे ही लिन शेन सम्राट तियानशु से छुट्टी मांगने के बारे में सोच रहे थे, तियान कांग्युन वास्तव में उनके पास आ गया।
स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, रह युद्ध के मैदान पर आपका अजेय रुख वास्तव में सराहनीय है। इस दुनिया में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तियान कांग्युन ने चापलूसी के एक दौर के साथ शुरू किया। स्टीवर्ड यून, क्या हमें अभी भी अपने बीच ऐसी औपचारिकताओं की आवश्यकता है? लिन शेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तियान कोंगयुन ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से बोला, ये केवल विनम्र शब्द नहीं है। दुनिया में अनगिनत आरोही हैं, लेकिन वो मियाँ को एक उंगली से कुचलना कुछ ऐसा है जो मुझे डर है कि डीएस बड़ी भी नहीं कर पाएगा। आपको खुद को ब्रह्मांड का प्रमुख आरोही मानना चाहिए। चूंकि हम अपने ही लोगों के बीच हैं, इसलिए मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। उस उंगली को बाहर निकालने की मेरी क्षमता पूरी तरह से मेरे जन्मजात कौशल, युद्ध गीत से मिली वृद्धि के कारण थी। जब तक कोई मेरे लिए युद्ध गीत गाता है, यह मेरी क्षमता को सक्रिय कर सकता है और मुझे अनंत शक्ति के साथ उभरने देता है। जितने अधिक लोग युद्ध गीत गाते हैं, उतनी ही अधिक क्षमता मुझमें सक्रिय होती है। लिन शेन ने सच्चाई को थोड़ा बदल दिया क्योंकि उन्होंने तियान कांग्युन को युद्ध गीत के प्रभाव के बारे में समझाया। तियान कांग्युन ने सुनने के बाद सिर हिलाया, ऐसा दिव्य कौशल वास्तव में असाधारण है। एक दिन, यदि आप प्रमुख युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक ईश्वरीय सेनापति बनेंगे। यद्यपि तियान कांग्युन ने ये कहा, लेकिन उसके दिल में आश्चर्य की भावना खत्म हो गई थी। लिन शेन ने जो कहा वह काफी हद तक श्री जिंगुआ के विश्लेषण से मेल खाता था, सिवाय इसके कि श्री जिंगुआ का मानना था कि उत्पन्न होने वाली शक्ति की एक ऊपरी सीमा होती है, जबकि लिन शेन ने स्वयं कहा था कि ऐसी कोई सीमा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कोई ऊपरी सीमा है या नहीं। यदि यह शरीर की क्षमता को सक्रिय कर रहा है, तो इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। एक आरोही के शरीर की ताकत सीमित होती है, चाहे कितनी भी क्षमता क्यों न हो। भले ही कोई ऊपरी सीमा न हो, शरीर टिक नहीं सकता। आकाश में प्रवेश करना निर्वाण सत्ता को नष्ट करने के समान है, तथा इससे व्यक्ति का अपना शरीर भी अवश्यंभावी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उनका तर्क सामान्य ब्रह्मांडीय नियमों पर आधारित था। असीमित स्टैकिंग के साथ कौशल प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता था। ये सामान्य ज्ञान था। उन्होंने फायर सीड जैसी विशेषता कभी नहीं देखी थी जो नियमों के अनुसार नहीं चलती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे वॉर सॉन्ग जैसे कौशल पर विश्वास नहीं करेंगे जो किसी विशेषता को लगभग असीम रूप से बढ़ा सकता है। लिन शेन ने युद्ध गीत कौशल का जितना अधिक प्रबल दावा किया, तियान कांग्युन को वह उतना ही कम प्रभावशाली लगा। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, सम्राट ने मुझे आपको ये सूचित करने के लिए भेजा है कि आपको आगामी रैंकिंग लड़ाइयों में भाग लेना होगा और आपको रैंकिंग भी हासिल करनी होगी। तियान कांग्युन ने अपने दौरे के उद्देश्य का खुलासा करते हुए विनम्रतापूर्वक बातचीत करने के बाद कहा। शेन अत्यधिक असमंजस में था, भले ही वह कहीं भी हो या उसकी स्थिति और पद कुछ भी हो। नस्लीय रैंकिंग की लड़ाई में वह केवल मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर सकता था। भले ही वह सम्राट तियानशु के सामने झुक जाए और उसका धर्मपुत्र बन जाए और दिव्य जाति की पहचान प्राप्त कर ले, फिर भी नस्लीय रैंकिंग उसे दिव्य जाति के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देगी। उसकी जाति केवल मानव ही हो सकती है। युद्ध में मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए, चाहे उसे कोई रैंकिंग मिले या नहीं, इसका सम्राट तियानशु से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी सम्राट तियानशु ने जोर देकर कहा कि उसे रैंकिंग अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। क्या यह अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं था? लिन शेन के मन में संदेह देखकर तियान कोंगयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम का मतलब है कि आपको कम से कम शीर्ष 5 रैंकिंग हासिल करनी चाहिए। महामहिम को स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख के रूप में आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन महामहिम को अपनी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। वह आपको पूरी तरह से विकसित करने के लिए अधिक संसाधन और अधिकार प्रदान करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक उचित कारण की आवश्यकता है जिसे पूरी जाति स्वीकार कर सके। केवल तभी जब आप पर्याप्त क्षमता प्रदर्शित करते हैं, महामहिम आपको दूसरों की आपत्तियों के बिना अधिक समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख के रूप में आपकी क्षमताओं के साथ आरोही स्तर में शीर्ष 5 तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्टीवर्ड यून, आप मेरी स्थिति जानते हैं। वॉर सॉन्ग से मिले प्रोत्साहन के बिना शीर्ष 5 में जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा, लिन शेन ने सोचा। तियान कोंगयुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में शीर्ष 5 तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर यह वास्तव में अप्राप्य है तो आपको खुद को अत्यधिक मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपको महामहिम की कठिनाई को भी समझना चाहिए। उन्हें आपको आगे बढ़ाने के लिए एक वैध कारण की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप वास्तव में शीर्ष 5 में नहीं आ सकते हैं, तो एक शॉर्टकट है जिसे आप अपना सकते हैं।
कृपया मुझे समझाए, स्टीवर्ड यून, लिन शेन ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर अनुरोध किया। हम सब यहाँ भाई हैं। ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, चीफ, तियान कोंग्युन ने फुसफुसाते हुए कहा। शीर्ष 5 में जगह न बना पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसे आपको हराना ही होगा। सबसे अच्छा होगा कि आप उसे मार डालें, या कम से कम उससे न हारें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो महामहिम द्वारा आपके लिए की गई साधना भी उचित होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे डीएस बड़ी को हराना है ना? लिन शेन को एहसास हुआ कि यह सम्राट तियानशु का असली इरादा था। बिल्कुल नहीं, डीएस बड़ी को हराना वाकई बहुत मुश्किल होगा, तियान कोंगयुन ने धीमी आवाज में कहा। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वह क्रिस्टिन है। हमारी जाति और डी मैन जनजाति के बीच हमेशा से कई विवाद रहे हैं, और उन्हें प्राणघातक दुश्मन कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्रिस्टिन वर्तमान में डी मैन जनजाति के आरोही स्तर में सबसे मजबूत है। यदि आप उसे हरा सकते हैं तो महामहिम की आप पर साधना स्वाभाविक रूप से किसी भी आपत्ति से परे होगी। क्रिस्टिन, लिन शेन थोड़ा हैरान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस आदमी को कम मतान को, ये सोचकर कि क्योंकि उसने एलिमिनेशन राउंड में खराब प्रदर्शन किया है, इसलिए उसकी ताकत औसत होगी। वास्तव में उसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय है और उसकी तलवारबाजी लगभग दिव्य महारत तक पहुंच गई है, जिससे उसे तलवार दानव उपनाम मिला है। 10वें मोड़ के आरोहण और कई अन्य कौशलों के साथ उसे हराना आसान नहीं है। एलिमिनेशन राउंड में उसके खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण टीम कॉम्बैट के लिए उसकी योग्यता की कमी थी, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में यही उसकी खासियत है, आपको उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तियान कोंग्युन ने लिन शेन के साथ क्रिस्टिन के बारे में कुछ जानकारी साझा की। ये स्पष्ट था कि तियान कोंग्युन पूरी तैयारी के साथ आया था, निस्संदेह वह सम्राट तियानशु का आदेश लेकर आया था। एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़े। शीर्ष 5 के लिए प्रतिस्पर्धा करना तो महज एक बहाना था, असली इरादा तो उसे क्रिस्टिन से निपटने का था। हालांकि लिन शेन को यह निश्चित नहीं था कि स्वर्गीय सम्राट स्वर्गीय जाति के लिए कुछ प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए क्रिस्टिन के साथ सौदा करना चाहता था या व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण। बेशक वह ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता था। चूंकि यह सम्राट तियानशु का आदेश था, इसलिए लिन शेन के पास युद्ध में उतरने और समय आने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तियान कोंग्युन के चले जाने के बाद लिन शेन ने क्रिस्टिन की जानकारी को ध्यान से पढ़ा और धीरे धीरे यह महसूस किया कि शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियां वास्तव में प्रतिभा से भरी हुई थीं और उनमें बहुत अधिक दुर्जेय प्रतिभाएं थीं। क्रिस्टिन को बचपन से ही कई प्रसिद्ध तलवारबाजी गुरुओं से शिक्षा मिली थी और इनमें से किसी भी गुरु ने उसे 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं सिखाया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह सुधारने लायक नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा बहुत मजबूत थी। सबसे कम समय में 1 महीने तक पढ़ाने के बाद सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा था, और सबसे लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति लगभग 1 साल तक सहन कर सकता था, इससे पहले कि वे स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी किशोरावस्था में ही क्रिस्टिन ने एब्सोल्यूट एको नामक अपनी तलवारबाजी की कला बना ली थी, और जब डी मैन जनजाति के एक राजा ने इसे देखा तो उसने कहा, दुनिया की सारी तलवारबाजी मेरी आंखों के सामने बेकार है, केवल ये तलवार ही एब्सोल्यूट एको है। इसलिए इसका नाम एब्सोल्यूट एको स्वॉर्ड स्किल पड़ा। अब वह पूर्ण प्रतिध्वनि तलवार कौशल अभी भी डी मैन जनजाति के शाही पुस्तकालय में रखा हुआ है तथा कई मास्टर स्तरीय तलवार मैनुअल के साथ प्रदर्शित है, जो केवल महान योग्यता प्राप्त करने वाले कुलीनों या आम जनजातियों के लिए ही सुलभ है। बाद में जैसे जैसे क्रिस्टिन की तलवारबाजी बढ़ती गई, उसने कई तलवारबाजी विशेषज्ञों को चुनौती दी और तब तक अपराजित रहा जब तक कि उसे तलवारबाजी में कुशल एक अमर व्यक्ति का प्रत्यक्ष शिष्य नहीं बना लिया गया, जिसने उसकी आक्रामक आभा को शांत कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि उसकी तलवारबाजी एक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, एक बहुत ही उच्च क्षेत्र में पहुंच गई थी, जहां उसके साथियों और यहां तक कि निर्वाण स्तर के लोगों के बीच भी कोई भी उसके साथ तलवारबाजी करने के लायक नहीं था। इसलिए क्रिस्टिन ने किसी को भी चुनौती देना बंद कर दिया था। मूल रूप से क्रिस्टिन निर्वाण प्राप्त करने वाला था और उसका इस नस्लीय लड़ाई में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि डी मैन जनजाति के उच्च वर्ग इस नस्लीय युद्ध में अपनी छाप छोड़ना चाहते थे, यही वजह है कि उन्होंने उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा। डी मैन जनजाति ने मूल रूप से क्रिस्टिन को डीएस बड़ी के साथ युद्ध के लिए तैयार किया था, लेकिन एलिमिनेशन राउंड में उन्हें महत्वपूर्ण असफलताओं का सामना करना पड़ा, जो सभी लिन शेन के कारण हुई थी। हालांकि क्रिस्टिन ने ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया था,
लेकिन लिन शेन के ऑनलाइन जाने और एलिमिनेशन राउंड में उसके साथ जो हुआ उसे देखने के बाद उसे बहुत संदेह हुआ कि अगर वह लड़ाई में शामिल होता है तो क्रिस्टिन निश्चित रूप से उसे चुनौती देगी, शायद डीएस बड़ी को चुनौती देने से भी ज्यादा जरूरी। मुझे उम्मीद है कि स्वर्गीय सम्राट मुझे जो लाभ देते हैं वे मेरे प्रयास के लायक हैं। लिन शेन ने आधे दिन तक अध्ययन किया और पाया कि क्रिस्टिन के बारे में सारी जानकारी इस बारे में थी कि उसकी तलवारबाजी कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि उसके द्वारा अभ्यास किए गए विकास कौशल या उसके पास किस तरह की जन्मजात क्षमताएं थीं, इस बारे में बहुत कम ठोस जानकारी थी। ये सब अनुमान था और केवल तलवारों से संबंधित उल्लेख किया गया था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ लिन शेन स्वाभाविक रूप से एक आरोही से डर नहीं होगा, लेकिन वह लाभ के बिना लड़ाई पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहेगा। लिन शेन पर ऑनलाइन शोध और विश्लेषण अधिक विस्तृत होते जा रहे थे और उसके विभिन्न कौशलों का मुकाबला करने के तरीके स्वर्गीय वेब पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। कुछ देर तक उन पर नजर डालने के बाद लिन शेन ने पाया कि इनमें से कुछ लोगों की कल्पनाशीलता सचमुच बहुत तीव्र थी और उनकी कई प्रति रणनीतियां बहुत प्रभावशाली थीं। ओह, यह तकनीक वास्तव में दिलचस्प लगती है, मुझे इसे आजमाने दो। विरोध करने में असमर्थ लिन शेन ने कुछ विचित्र विचारों को आजमाया जो उसने ऑनलाइन देखा था। इन्हें आजमाने के बाद लिन शेन को पता चला कि ये लोग वास्तव में प्रतिभाशाली थे, कुछ अत्यंत कल्पनाशील तरीके वास्तव में काम करते थे। लिन शेन की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने सोचा, कितने दयालु लोग हैं, अगर उनके सुझाव न होते तो मैं कभी भी ऐसे विचारों के साथ नहीं आ सकता था और सोच भी नहीं सकता था कि इसे इस तरह से खेला जा सकता है। स्क्रीन नाम स्वॉर्ड हैंड हु कैन नॉट यूज स्वॉर्ड्स का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति ने लिन शेन की फिंगर सैंड को तोड़ने के लिए सेपरेशन मेथड नामक एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा और दावा किया कि वे रैंकिंग लड़ाइयों के दौरान लिन शेन के पिस्टल एयर स्ट्राइक कौशल का मुकाबला करने के लिए इस सेपरेशन मेथड का उपयोग करेंगे। हालांकि इस व्यक्ति ने केवल पृथक्करण विधि के सिद्धांत का उल्लेख किया था और उसके पास कोई व्यावहारिक तकनीक नहीं थी, लेकिन इसे देखने के बाद लिन शेन की आंखें चमक उठी, इसमें कुछ तो है। चूंकि यह व्यक्ति ऑनलाइन प्रसिद्ध नहीं था, इसलिए वीडियो ने ज्यादा हलचल नहीं मचाई। हेवनली वेब पर ऐसे वीडियो बहुत आम थे और ज्यादातर को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। क्रिस्टिन ने जब अपना वीडियो स्क्रीन नाम से पोस्ट किया तो वह काफी समय तक इंतजार करता रहा और उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वह काफी निराश हो गया। बस रुको, एक बार जब मैं रैंकिंग लड़ाई में सेपरेशन मेथड के साथ उसकी पिस्टल एयर स्ट्राइक स्किल को तोड़ दूंगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम सब कितने अज्ञानी हो, क्रिस्टिन ने खुद से कहा। शेन घर पर इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे थे और विभिन्न कुलों के प्रतिभाशाली लोगों के रचनात्मक विचारों को देख रहे थे। तभी तियान बुलुओ और तियान किंग्यू उनके घर पहुंचे। तियान, वो मियाँ को नष्ट करने के लिए तुमने जिस फिंगर सैंड तकनीक का इस्तेमाल किया था वह वास्तव में धरती हिला देने वाली थी और आत्माओं को झकझोर कर रख देने वाली थी, तियान किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। सौभाग्य से मुझे युद्ध गीत की मदद मिली, अन्यथा आपदा का वह नाम शायद मेरे सिर पर आ पड़ा होता। लिन शेन ने तियान कांग्यून को भाई बहनों से कहे गए शब्दों को दोहराया। ये सोचना कि इस तरह का चमत्कारी कौशल वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है। अकेले इस कौशल के साथ तियान, आप निश्चित रूप से भविष्य में हमारे कबीले के एक दिव्य जनरल बन जाएंगे, तियान बुलुओ ने प्रशंसा में कहा। भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? आइए पहले समस्याओं को हल करने पर ध्यान दें। क्या आपको तलवार दानव के रूप में जानी जाने वाली क्रिस्टिन के बारे में कुछ समझ है? लिन शेन क्रिस्टिन के बारे में अधिक जानना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वह अपने ट्रम्प कार्ड का बहुत अधिक उपयोग किए बिना उससे निपटने का एक तरीका खोज लेगा। हम इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि उसे तलवारबाजी का शौक है और वह शायद ही कभी दूसरे मामलों में शामिल होता है। क्रिस्टिन के बारे में मैं जो जानता हूँ वह ज्यादातर उस समय से है जब वह छोटा था और उसने एब्सोल्यूट इको स्वॉर्ड स्किल का निर्माण किया था। विभिन्न कुलों के उस्तादों के साथ उसकी तलवारबाजी की कहानियां हैं, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, तियान बुलुओ ने कहा। तियान किंग्यू ने भी अपना सिर हिलाया। हर कोई जानता है कि क्रिस्टिन मजबूत है, लेकिन वास्तव में वह कितना मजबूत है और उसके पास किस तरह की क्षमताएं हैं, ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। मैंने असेंशन लेवल प्लेनेट बैटलफील्ड देखा है जहां क्रिस्टिन ने कुछ चालें चली हैं। उसकी तलवारबाजी अभी भी एब्सोल्यूट इको स्वॉर्ड स्किल के पैटर्न का अनुसरण करती है, लेकिन आप बता सकते हैं कि उसकी तलवारबाजी वास्तव में एक परिवर्तनकारी स्तर पर पहुंच गई है। रहस्यमय और अजीब एब्सोल्यूट इको स्वॉर्ड स्किल उसे सहजता से आती है। मुझे लगता है कि एब्सोल्यूट इको स्वॉर्ड स्किल अब उसकी सबसे मजबूत तलवारबाजी नहीं है।
लिन शेन को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली थी और वह उसके बारे में अधिक जानने के लिए केवल क्रिस्टिन के साथ लड़ाई तक ही इंतजार कर सकता था। क्या तुम दोनों मुझसे किसी काम से मिलने आए हो? लिन शेन को तब याद आया कि वे दोनों उससे मिलने आए थे, इसलिए कुछ तो चल रहा होगा। तियान, वो 28 मुट्ठी, क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? तियान किंग्यू बोलने में झिझक रहा था। लिन शेन को गृह युद्ध के मैदान पर फिंगर सैंड का उपयोग करते हुए देखकर वह 28 मुट्ठी में महारत हासिल करने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गई। हालांकि अपने लंबे अध्ययन और कठिन साधना के बावजूद तथा अपनी सोची हुई सभी विधियों को आजमा लेने के बाद भी वह अभी भी कोई प्रगति नहीं कर सकी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब वह 28 मुट्ठियों का उल्टा प्रदर्शन तो कर सकती थी, लेकिन मुट्ठी शक्ति का लेशमात्र भी प्रदर्शन करने में असमर्थ थी। अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं तुम्हें पहले ही सिखा चुका होता। ये तथ्य कि मैं खुद 28 मुट्ठियों में महारत हासिल कर सका, पूरी तरह से संयोग से था। मैं बिना किसी विशेष तकनीक के ही सफल हो गया, लिन शेन ने असहाय होकर कहा। तियान किंग्यू ये सुनकर असहाय महसूस कर रही थी। उसे लिन शेन पर विश्वास था, आखिरकार उसने पहले ही उसके साथ कीमती 28 मुट्ठी मैनुअल साझा किया था। उसे इस मामले में कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। यद्यपि वह जानती थी कि 28 मुट्ठियां असाधारण रूप से अनोखी थी और इसमें सफल न होना सामान्य बात थी, फिर भी तियान किंग्यू हार नहीं मानना चाहती थी। मैं तुम्हें 28 मुट्ठियां सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैंने एक बहुत ही रोचक और शक्तिशाली तकनीक खोज ली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हें इसमें रुचि है, लिन शेन ने कहा। कौन सी तकनीक? तियान बुलुओ और तियान किंग्यू ने एक स्वर में पूछा। लिन शेन द्वारा किसी तकनीक को बहुत दिलचस्प और शक्तिशाली बताना निश्चित रूप से एक चमत्कारी कौशल होगा और वे स्वाभाविक रूप से बहुत जिज्ञासु थे। मैंने इसे ऑनलाइन देखा है। मुझे वह वीडियो ढूंढकर आपको दिखाने दो, लिन शेन ने कहा और उसने पृथक्करण विधि के बारे में वह वीडियो निकाला जिसे उसने सहेज कर रखा था। तियान, जिस दिलचस्प और शक्तिशाली तकनीक के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या वह तुम्हें स्वर के जाल पर मिली है? तियान बुलुओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ऐसा नहीं है कि स्वर के जाल पर वास्तविक चीजें नहीं हैं, वहां बहुत सारी हैं। हालांकि अधिकांश पुराने पड़ चुके 5 मौलिक विकास कौशलों की तरह हैं, जिन्हें समय के साथ समाप्त कर दिया गया है, और अब उनका अभ्यास करने पर भी वे वर्तमान विकास कौशलों जितने शक्तिशाली नहीं रह गए हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि इसे किसने पोस्ट किया है, लेकिन यह एक दिव्य तकनीक है, लिन शेन ने वीडियो खोलते हुए कहा। तियान बुलुओ और तियान किंग्यू ने एक दूसरे की आंखों में निराशा देखकर एक दूसरे को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वास्तव में स्वर के जाल पर ऐसी कोई शक्तिशाली तकनीक का खुलासा हुआ होता तो अब तक वह पूरे ब्रह्मांड में फैल गई होती और लिन शेन द्वारा खोजी गई किसी भी दिव्य तकनीक के लिए प्रतीक्षा करना असंभव होता। उन्होंने अनुमान लगाया कि लिन शेन ने हेवंस वेब पर कुछ पुरानी तकनीक देखी होगी। कुछ पुरानी तकनीकें वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन उनमें गंभीर खामियां हैं। यही वजह है कि उन्हें त्याग दिया गया है। जो लोग इन तकनीकों से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए ये तकनीकें बहुत शक्तिशाली लग सकती हैं, लेकिन जानकार व्यक्ति के सामने ये तकनीकें घातक कमजोरी बन जाती हैं। फिर भी वे लिन शेन को निराश नहीं करना चाहते थे और उसके साथ देखना जारी रखा। परिचय देखने के बाद दोनों और भी हैरान हो गए। तियान बुलुओ ने लिन शेन को एक जटिल भाव से देखा और पूछा, क्या इस वीडियो की सामग्री किसी के द्वारा आपकी फिंगर सैंड को तोड़ने के बारे में है? एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद लें। हाँ, क्या कोई समस्या है? लिन शेन ने बेपरवाही से जवाब दिया। आप एक ऐसे वीडियो से तकनीक सीख रहे हैं जो लोगों को आपके अपने कौशल का मुकाबला करना सिखाता है। क्या आप अपने ही फिंगर सैंड का मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं? तियान बुलुओ को बोलते समय ये कुछ उलझन भरा लगा। खैर, इसके पीछे की सोच वाकई शानदार है, लगभग एक प्रतिभा के झटके की तरह। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा और मैंने इसका अध्ययन करने का फैसला किया, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले इसे देखें और अगर आपकी रुचि है तो हम इसे एक साथ खोज सकते हैं। दोनों ने संदेह के साथ वीडियो देखना जारी रखा, क्योंकि उन्हें विश्वास करना कठिन हो रहा था कि इस तरह के वीडियो में कुछ वास्तविक तथ्य हो सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, वीडियो देखने के बाद उन्होंने पाया कि यह महज एक अत्यंत कल्पनाशील सिद्धांत था, जिसका कोई व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं था। संभवतः ये किसी व्यक्ति के प्रेरणा के क्षण से उत्पन्न एक क्षणिक विचार था, जिसकी कोई वास्तविक व्यवहार्यता नहीं थी। इसे क्रियान्वित करने का प्रयास किए बिना भी ये सिद्धांत पहले से ही काफी अमूर्त था।
तियान, ये पृथक्करण विधि केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है, इसकी कोई व्यावहारिक विधि नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इसकी व्यवहार्यता बहुत अधिक नहीं है, तियान किंग्यू ने स्पष्ट रूप से अपने विचार साझा करते हुए कहा। मैं वास्तव में सोचता हूं कि पृथक्करण विधि में व्यावहारिक अनुप्रयोग की कुछ संभावनाएं हैं। लिन शेन ने तियान किंग्यू की राय से असहमति जताई। तियान किंग्यू ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पृथक्करण विधि का मूल सिद्धांत आपके शरीर और आपके द्वारा उत्सर्जित स्थानिक उंगली शक्ति के बीच संबंध को तोड़ना है, जिससे आप अपनी अलग शक्ति पर नियंत्रण खो देते हैं। भले ही यह प्रक्रिया पूरी हो सके, जो कि संदिग्ध है, आपकी उंगली रेत इतनी तेज है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसे अब नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। फिर कनेक्शन को काटने का क्या मतलब है? आपकी समझ सही है, लेकिन मेरे पास एक और व्याख्या है। लिन शेन ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा, क्या होगा यदि पृथक्करण विधि का उद्देश्य मेरे और फिंगर सैंड के बीच की कड़ी को अलग करना नहीं है, बल्कि फिंगर सैंड ही है? तुम्हारा क्या मतलब है? तियान किंग्यू और तियान बुलुओ को लिन शेन का मतलब समझ में नहीं आया। वे इस बात को लेकर उलझन में थे कि फिंगर सैंड को अलग करने से उसका क्या मतलब था। शेन ने सोचा कि वह दोनों व्यक्तियों के समक्ष अपनी बात कैसे स्पष्ट करे और काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अंततः कहा, निर्वाण स्तर पर व्यक्ति गुणों के साथ शक्ति को मुक्त कर सकता है, अर्थात निर्वाण की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि निर्वाण की शक्ति का सार क्या है? निर्वाण गुण शरीर द्वारा निर्वाण अंडे को अवशोषित करने या आधार उत्परिवर्तन क्षेत्र से शक्ति प्राप्त करने, अपने स्वयं के शक्ति कणों को रूपांतरित करने और उन्हें निर्वाण की शक्ति के गुणों को ले जाने से प्राप्त होते हैं। तियान किंग्यू ने लिन शेन को देखा और कहा, यह सबसे आम समझ है। क्या भाई तियान की समझ अलग है? इसमें कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ इस बात का मामला है कि इसे कैसे व्यक्त किया जाता है। किसी के शरीर के शक्ति कणों के साथ निर्वाण गुण कण भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि शक्ति कणों ने निर्वाण गुण प्राप्त कर लिए हैं। वास्तव में ये दो प्रकार के कणों का सम्मिलन है। जितनी बार कोई निर्वाण से गुजरता है, दोनों कणों के सम्मिलन की डिग्री उतनी ही अधिक होती है। यदि सम्मिलन वास्तव में पूर्ण है, जिसमें शक्ति कण निर्वाण गुण कणों के साथ पूरी तरह से विलीन हो गए हैं, तो एक को दूसरे द्वारा आत्मसात किया जा सकता है। यदि शक्ति कण निर्वाण गुण कणों द्वारा पूरी तरह से आत्मसात कर लिए जाते हैं, तो व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से निर्वाण हो जाएगा और वह मांस और रक्त रहित एक बेस वेरिएंट प्राणी बन जाएगा। इसके विपरीत, यदि निर्वाण गुण कण व्यक्ति के अपने शक्ति कणों द्वारा पूरी तरह से आत्मसात कर लिए जाते हैं, तो वे अपने निर्वाण गुण खो देते हैं और अब उनमें गुण कणों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं रह जाती, जिससे उनका प्रशिक्षण शून्य हो जाता है। स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा परिणाम एक संतुलन बिंदु खोजना है, जहां दोनों एक दूसरे की विशेषताओं को प्रभावित किए बिना पूरी तरह से विलीन हो सकें। तियान किंग्यू ने ये सुनकर सिर हिलाया, आपकी व्याख्या स्पष्ट और समझने में आसान है। हर बार जब निर्वाण प्राणी निर्वाण से गुजरते हैं, तो वे अंततः दोनों के पूर्ण विलय का प्रयास करते हैं। हालांकि इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। जितनी बार निर्वाण का प्रयास किया जाता है, निर्वाण गुण कण उतने ही मजबूत होते जाते हैं। जैसे जैसे विलय की डिग्री गहरी होती जाती है, व्यक्ति के अपने शक्ति कणों के आत्मसात होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि कई निर्वाण प्रयासों के बाद निर्वाण प्राणी निर्वाण प्राणियों की ओर उत्परिवर्तित होते हैं और अंततः गैरमानव बन जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए एक पूर्ण सम्मिलन प्राप्त करने से पहले शक्ति कण और गुण कण पूरी तरह से एकीकृत नहीं होते हैं। जब निर्वाण प्रयासों की संख्या कम होती है, तो गुण कण और शक्ति कण केवल एक दूसरे के लिए आकर्षक संबंध में होते हैं, एक साथ जुड़े नहीं होते हैं। लिन शेन ने वीडियो में कुछ पाठ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पृथक्करण विधि वास्तव में गुण कणों को शक्ति कणों से अलग करने के बारे में है। ये सुनकर तियान किंग्यू और तियान बुलुओ दोनों दंग रह गए। ये कैसे संभव है? गुण कणों को शक्ति कणों से अलग करना, ऐसा कौन कर सकता है? तियान बुलुओ को कुछ हद तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गुण कण और शक्ति कण अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आमतौर पर उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब कण एक साथ मिलकर बड़ा पदार्थ बनाते हैं, तभी वे मनुष्यों को दिखाई देते हैं। यह ऐसा होगा जैसे कोई आपसे कहे कि वे परमाणु में नाभिक को इलेक्ट्रॉनों से मैन्युअल रूप से अलग कर सकते हैं। इस पर कौन विश्वास कर सकता है? यह असंभव नहीं है। लिन शेन को पहले ही ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग एविल डिवाइन लाइट के पीछे के रहस्य का एहसास हो चुका था, जो परमाणु नाभिक को काट सकता था, जिससे दो परस्पर आकर्षित कणों को अलग करना और भी आसान हो जाता था। बेशक इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग एविल डिवाइन लाइट में महारत हासिल करनी चाहिए।
लिन शेन निर्वाण स्तर तक नहीं पहुंचे थे, न ही उन्होंने ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डिवाइन लाइट का अभ्यास किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन विशेषता कणों को शक्ति कणों से अलग करना उतना कठिन नहीं है जितना कि परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों को मैन्युअल रूप से अलग करना। पृथक्करण विधि के सिद्धांत के अनुसार किसी को अपने स्वयं के शक्ति कणों को एक निश्चित सीमा तक सक्रिय करने की आवश्यकता होती है और फिर प्रतिद्वंद्वी के गुण कणों को पकड़ने के लिए अपने स्वयं के सक्रिय शक्ति कणों का उपयोग करना होता है। इस प्रकार प्रतिद्वंद्वी के शक्ति कणों को उनके गुण कणों से अलग करने का प्रभाव प्राप्त होता है। ऐसे मामलों में जहां शक्ति कण और विशेषता कण पूरी तरह से संयोजित नहीं हुए थे, पृथक्करण विधि का प्रभाव अभी भी बहुत स्पष्ट था। ये सिर्फ सैद्धांतिक है ना? मुझे नहीं लगता कि आरोही स्तर पर किसी के पास वास्तव में ये ऑपरेशन करने की क्षमता है, यहाँ तक कि एक निर्वाण प्राणी के पास भी नहीं, मुझे लगता है। जब तक उनके पास संगत प्रतिभा क्षमताएं न हो, तियान बुलुओ ने विचार करते हुए कहा। इस सिद्धांत के आधार पर मुझे याद है कि फीनिक्स कबीले में फीनिक्स यिन यांग दिव्य प्रकाश नामक एक उत्परिवर्ती निर्वाण विशेषता है, जो दूसरों के निर्वाण गुणों को मिटा सकती है। यह एक समान सिद्धांत पर आधारित हो सकता है, लेकिन शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले के भीतर भी जो फीनिक्स यिन यांग दिव्य प्रकाश में महारत हासिल कर सकते हैं, वे दुर्लभ हैं, केवल हर 1000 साल में एक बार दिखाई देते हैं, और फीनिक्स वंश के बिना इसमें महारत हासिल करना असंभव है। संगत बेस चेंज टैलेंट और सहायक इवोल्यूशन स्किल्स के बिना ये कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि केवल व्यक्तिगत कौशल के साथ पृथक्करण विधि को कैसे पूरा किया जाए। ये वास्तव में कठिन है, लेकिन अगर इसे हासिल किया जा सकता है तो यह वास्तव में मेरी फिंगर सैंड का मुकाबला कर सकता है। लिन शेन ने सिर हिलाया और कहा, फिंगर सैंड और 28 मुट्ठी दोनों संक्षेप में निर्वाण की शक्ति के समान हैं। वे दोनों अंतरिक्ष में किसी अन्य प्रकार के कण के साथ संयुक्त अपने स्वयं के शक्ति कणों का उपयोग करते हैं ताकि दूर से बल लगाया जा सके। हालांकि ये संयोजन केवल अस्थायी है, निर्वाण की शक्ति के स्थायी सम्मिलन के विपरीत। इसलिए फिंगर सैंड और 28 मुट्ठी को पृथक्करण विधि द्वारा अधिक आसानी से अलग किया जाता है। एक बार अलग हो जाने पर उनका दूरस्थ बल तुरंत अप्रभावी हो जाता है, जिसका अर्थ है कि पृथक्करण विधि मेरी फिंगर सैंड की स्वाभाविक शत्रु है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि ऐसा है और जिस व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया है उसने वास्तव में पृथक्करण विधि में महारत हासिल कर ली है और वह आरोही स्तर की रैंकिंग लड़ाई में आपको चुनौती देने वाला प्रतियोगी है, तो क्या यह आपकी फिंगर सैंड को बेकार नहीं कर देगा? तियान बुलुओ को मुद्दे की गंभीरता का एहसास हुआ। फिर भी तियान किंग्यू ने लिन शेन को देखा और हंसा। भाई तियान, आपने पहले से ही एक प्रतिवाद के बारे में सोच लिया होगा, है ना? फिलहाल मैं कुछ भी नहीं सोच पाया हूँ। अगर मैं इसका सामना करता हूँ तो मुझे बस फिंगर सैंड का इस्तेमाल नहीं करना होगा। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हालांकि मैं इस पृथक्करण विधि पर शोध करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये भविष्य में निर्वाण प्राणियों के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। ये कठिन है, बहुत कठिन है। आप इसके लिए कैसे प्रशिक्षण लेंगे? जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया है उसने केवल एक अवधारणा का उल्लेख किया है, सिद्धांत का भी नहीं, और आपने जो विश्लेषण किया है वह उसकी अवधारणा से आया है। बिना संबंधित प्रतिभा क्षमताओं के, बिना किसी वास्तविक संचालन पद्धति या कौशल मैनुअल के आपके पास कोई दिशा नहीं है। तियान किंग्यू ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसका थोड़ा अध्ययन कर सकता हूँ। अगर यह काम नहीं भी करता है तो भी कोई नुकसान नहीं है। क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो? लिन शेन को सिर्फ पृथक्करण विधि में दिलचस्पी थी और वह इसमें महारत हासिल करने पर अड़े नहीं थे। तियान बुलुओ और तियान किंग्यू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अगर उनके पास इसी तरह की प्रतिभा, योग्यता और कौशल होता तो वे इसे आजमाने के लिए तैयार होते। साम्राज्य पर आपका अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। केवल एक अवधारणा के साथ पृथक्करण विधि बनाना शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट बनाने से कहीं अधिक कठिन है। इसके अलावा यह अभी भी अज्ञात है कि पृथक्करण विधि की अवधारणा व्यवहार्य है भी या नहीं, या यह एक अजीब विचार है जिसमें कोई व्यवहारिकता नहीं है। भाई तियान, कण सम्मिलन के बारे में आपने जो सिद्धांत बताया है उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मैं वापस जाकर 28 फिस्ट्स पर और अधिक शोध करूंगी। शायद मैं कुछ लाभ प्राप्त कर सकूं। तियान किंग्यू ने माफी मांगी और चली गई। ऐसी अस्पष्ट अवधारणाओं पर समय बर्बाद करने के बजाय वह 28 फिस्ट्स का अभ्यास करने के लिए वापस जाना चाहती थी। तियान बुलुओ और लिन शेन ने रैंकिंग लड़ाइयों के बारे में कुछ देर तक बात की और जल्द ही चले गए।
लिन शेन ने घर पर ही पृथक्करण विधि पर शोध जारी रखा। उसे संदेह था कि उसने पहले भी पृथक्करण विधि जैसी ही कोई क्षमता देखी थी। ब्लैक कैप मशरूम जो आधार उत्परिवर्तन शक्ति को गायब कर सकता था, वह पृथक्करण विधि से संबंधित कौशल जैसा प्रतीत होता था। रैंकिंग लड़ाइयां शुरू होने में अभी भी 10 दिन बाकी थे और एलिमिनेशन राउंड और रैंकिंग लड़ाइयों के बीच इतने लंबे अंतराल के पीछे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत ये था कि घायल प्रतियोगियों को ठीक होने का समय दिया जा सके। लिन शेन को ठीक होने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना अधिकांश समय पृथक्करण कौशल का अध्ययन करने में बिताया। दुर्भाग्य से पृथक्करण कौशल में महारत हासिल करना वास्तव में इतना आसान नहीं था। बिना किसी गुप्त तकनीक के जिसमें स्वयं के शक्ति कणों को सजीव किया जा सके, प्रतिद्वंद्वी के गुण कणों को आकर्षित करने और उनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं था। लिन शेन ने कई तरीके आजमाए, लेकिन वह अपने शक्ति कणों को उनकी सैद्धांतिक अवस्था तक सक्रिय नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि विस्तृत निर्देशों के बिना इसमें सफल होना बहुत कठिन है। लिन शेन ने सोचा और निर्णय लिया कि यह एक ऐसी विधि है जिसे वह फिलहाल प्राप्त नहीं कर सकता। हालांकि लिन शेन का एक और विचार था कि 2 प्रकार के कणों को अलग करने के लिए आवश्यक रूप से इस विधि की आवश्यकता नहीं होगी। सत्य, चरम, दुष्टता नाशक, दिव्य प्रकाश जैसी शक्ति न केवल 2 कणों को अलग कर सकती है, बल्कि कणों को सीधे काट भी सकती है। सच्चा, चरम, दुष्ट, संहारक दिव्य प्रकाश इतना शक्तिशाली था, इसका कारण ये था कि इसके शक्ति कण पर्याप्त रूप से छोटे और मजबूत थे। लिन शेन के फिंगर सैंड ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया। यदि वह फिंगर सैंड को छोटा और पर्याप्त मजबूत बना सके तो ये 2 प्रकार के कणों को अलग भी कर सकता था या यहाँ तक कि उन्हें भेद भी सकता था। लेकिन इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हुई, जैसे कि अपने फिंगर सैंड को इतना छोटा कैसे बनाया जाए कि वह शक्ति कणों को विभाजित करने में सक्षम हो सके। यदि यह वास्तव में इतना छोटा होता तो फिंगर सैंड की मारक क्षमता अत्यंत कम हो जाती और लक्ष्य पर निशाना लगाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता। ठीक उसी प्रकार जैसे सत्य अतिशय दुष्ट संहारक दिव्य प्रकाश की अनुभूति के दौरान इसके कण जीवित प्राणियों के शरीरों से होकर यहाँ तक कि संपूर्ण ग्रहों से होकर गुजरे। इसका कारण ये था कि ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग एविल डिवाइन लाइट बहुत छोटी थी और जो कॉम्पैक्ट मैटर की तरह लग रहा था, उसके कणों की तुलना में वह सितारों और महासागरों के समान था, जिससे इसकी हित दर भयावह रूप से कम थी। इस समस्या को हल करने के लिए 2 तरीके थे, एक तो कण घनत्व को बढ़ाना और दूसरा लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने का तरीका खोजना। एड्स बाय पब फ्यूचर। कण घनत्व को बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान था, लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना उतना सरल नहीं था। सच्चे, चरम, दुष्टता, संहारक दिव्य प्रकाश की अद्भुतता इस तथ्य में निहित है कि घनत्व बढ़ाए बिना भी ये ब्रह्मांड की विशालता में लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। पृथक्करण विधि को बड़े क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है क्योंकि इस दृष्टिकोण में लक्ष्य पर सीधे प्रहार करने की आवश्यकता नहीं होती, न ही इसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। क्षेत्र जितना बड़ा होगा, कणों को आकर्षित करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लिन शेन के पास अभी तक इन दोनों विधियों को पूरा करने के लिए स्थितियां नहीं थीं, इसलिए वह केवल कणों के घनत्व को बढ़ाने का प्रयास कर सकता था। इस दृष्टिकोण का एक और लाभ था, इससे उन्हें अपने स्वयं के शक्ति कणों को संपीड़ित करने की अनुमति मिली, जिससे अस्थायी रूप से विलीन हुए शक्ति कण अधिक सघन हो गए। यदि इन्हें एक निश्चित सीमा तक संकुचित कर दिया जाए तो शायद पृथक्करण कौशल द्वारा इन्हें अलग नहीं किया जा सकेगा और इस प्रकार एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारा जा सकेगा। लिन शेन ने बार बार फिंगर सैंड छोड़ा ताकि उसे और भी छोटा किया जा सके। चूंकि यह वह मार्ग था जिस पर वे मूलतः चल रहे थे, इसलिए प्रारंभिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज थी। उन्होंने फिंगर सैंड को नियंत्रित किया तथा धीरे धीरे इसे सुई के आकार से दानेदार रूप में परिवर्तित किया, जो वास्तव में रेत के कणों जैसा था, जिससे फिंगर सैंड का नाम सार्थक हो गया। लेकिन आगे का संपीड़न इतना आसान नहीं था और लिन शेन के बार बार प्रयासों के बावजूद परिणाम कम और कम ध्यान देने योग्य होते गए। बैकवोट। लिन शेन को अभ्यास की थकावट नापसंद थी और वह अक्सर अभ्यास करते समय छोटी छोटी तरकीबें करता था। कभी कभी अपनी उंगलियों के इशारे से फिंगर सैंड को बाहर निकालता था, कभी कभी पिस्तौल पकड़ने की मुद्रा में फिंगर सैंड को बाहर निकालता था। जैसे जैसे वह अभ्यास करता रहा, लिन शेन ने अपने हाथ को बंदूक जैसा आकार दिया और फिंगर सैंड की एक गोली चलाई। लिन शेन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से चौड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि उन्होंने जो फिंगर सैंड बाहर फेंका था वह हमेशा की तरह सीधी रेखा में नहीं जा रहा था, बल्कि एक अत्यधिक बढ़े हुए वक्र का अनुसरण कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर।
घुमावदार रास्ते पर निशाने पर लगे फिंगर सैंड को देखते हुए और फिर पिस्तौल के आकार वाले अपने हाथ को देखते हुए उसने विचित्र भाव से अपने आप से कहा, हाथ, बंदूक, क्या इसे भी बंदूक माना जाएगा? इस खोज ने लिन शेन को उम्मीद से कहीं अधिक रोमांचित कर दिया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की चाल वास्तव में उसकी गन फाइटिंग स्किल को सक्रिय कर सकती है, जिससे घुमावदार फिंगर सैंड का उत्पादन हो सकता है। धन्यवाद अग्नि बीज, आपकी सहनशीलता के लिए। लिन शेन को लगा कि यह बात अधिक से अधिक अवैज्ञानिक होती जा रही है। उत्साहित होकर लिन शेन ने अपने हाथ को बंदूक की तरह इस्तेमाल करते हुए फिंगर सैंड की विभिन्न घुमावदार धाराओं को बाहर निकाल दिया, और हालांकि वह फिंगर सैंड को और अधिक संपीड़ित नहीं कर सका, फिर भी वह परिणाम से काफी प्रसन्न था। यदि वह फिंगर सैंड को संपीड़ित नहीं कर सकता था, तो लिन शेन ने इसके बजाय इसे नियंत्रित करने का निर्णय लिया, जिससे फिंगर सैंड को सबसे उपयुक्त रूप लेने की अनुमति मिल गई, जिससे इसका पता लगाना कठिन हो गया और यह बिना किसी निशान के आगे बढ़ने के दायरे के करीब हो गया। लिन शेन ने पाया कि केवल जब वह पिस्तौल के इशारे के साथ फिंगर सैंड का उपयोग करता है, तो ये गन फाइटिंग स्किल को सक्रिय करता है। इस प्रकार केवल इस इशारे से ही वह एक वक्र बना सकता है। कुछ अभ्यास के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि उसे अपने अभ्यास को उस हद तक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है जहां पृथक्करण कौशल समझ से परे हो जाए। वह अभी भी पृथक्करण कौशल के साथ अस्थायी रूप से मुद्दों को हल कर सकता है। पृथक्करण कौशल के लिए शक्ति कणों के पृथक्करण को प्रेरित करने के प्रभाव को सक्रिय करने के लिए एक निश्चित सीमा तक शक्ति कणों को सक्रिय करना आवश्यक था। आरोही प्राणियों के लिए ऐसी तकनीक का उपयोग करना संभवतः उनके पूरे शरीर को उस अवस्था में रखना कठिन होगा। उसे हर समय बनाए रखना तो दूर की बात है, क्योंकि शक्ति कणों को सक्रिय करने में ही बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें। इसका मतलब यह है कि यदि लिन शेन अपने प्रतिद्वंद्वी को ये पता न चलने दे कि उसने कब फिंगर सैंड मारा था या उसे कहाँ निर्देशित किया था, तो भले ही फिंगर सैंड का प्रतिकार किया जा सकता था, लेकिन वह स्वयं प्रतिकार के प्रति संवेदनशील नहीं होगा। आप मेरी कुशलता को तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक अनसुलझी समस्या बनी रहूंगी। लिन शेन ने कुछ समय तक प्रयोग किया और उसे पता चला कि यह विधि व्यवहार्य होनी चाहिए। हालांकि उसे अभी भी इस बात पर शोध जारी रखने की आवश्यकता थी कि फिंगर सैंड को कैसे दबाया जाए, क्योंकि यह चाल संभवतः असेंडर्स के पृथक्करण कौशल के खिलाफ बहुत प्रभावी होगी। लेकिन अगर निर्वाण प्राणियों ने इसका इस्तेमाल किया, तो वे लंबे समय तक सक्रिय कण अवस्था को बनाए रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसके पास उनका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए पृथक्करण कौशल के अपने स्वयं के संस्करण का पता लगाना लिन शेन के लिए अभी भी बहुत महत्वपूर्ण था। ऑनलाइन नेटवर्क में खलबली मच गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि वॉर सॉन्ग से मिले बढ़ावा के बिना भी लिन शेन अभी भी एक शीर्ष स्तरीय एस्केंडर थे, और डीएस बड़ी ई के अलावा ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनके नंबर 1 स्थान को चुनौती दे सकते थे। दूसरों का मानना था कि वॉर सॉन्ग के बिना लिन शेन शीर्ष 10 में भी नहीं आ पाते। कुछ लोगों का मानना था कि लिन शेन का दुर्बल करने वाला कौशल अभी भी आमने सामने की लड़ाई में जादुई रूप से प्रभावी था, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि दुर्बल करने वाले कौशल का मुकाबला करने के तरीके थे, और एक बार अप्रभावी हो जाने पर लिन शेन की लड़ाकू शक्ति अन्य शीर्ष स्तरीय आरोही की तुलना में बहुत कम थी। विभिन्न जातियों के निर्वाण स्तर के शक्तिशाली लोग, यहां तक कि अमर भी, गुप्त रूप से लिन शेन के विरुद्ध विशेष रूप से काउंटरों पर शोध कर रहे थे, तथा चुपचाप इन्हें आरोही युद्ध में भाग लेने वाली युवा पीढ़ी के साथ साझा कर रहे थे या संकेत दे रहे थे। उनका शोध मुख्य रूप से 2 पहलुओं पर केंद्रित था: पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल से कैसे निपटा जाए और कमजोर करने वाले कौशल की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। केवल 10 दिनों में लिन शेन के कौशल पर लगभग शोध किया गया। लिन शेन को नियंत्रित करने के अनगिनत तरीके लगातार सामने आए, इतना कि लिन शेन ने खुद बड़ी दिलचस्पी से देखा। हालांकि अधिकांश कौशल जो वास्तव में लिन शेन को नियंत्रित कर सकते थे, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था। जब रैंक की लड़ाई शुरू हुई तो स्वर्गीय सम्राट तियान कांग्युन के साथ क्लाउड आइलैंड पर एक समुद्र तट की कुर्सी पर लेटे हुए तारों वाले आकाश में टेपेस्ट्री को देख रहे थे। तियान कांग्युन, क्या आपको लगता है कि वह युवक परीक्षा में खरा उतर सकता है? स्वर्गीय सम्राट ने सहजता से पूछा। तियान कांग्युन को पता था कि स्वर्गीय सम्राट का क्या मतलब था। एक दुर्जय प्रतिभा का उदय या एक नए कौशल का उदय वास्तव में डरावना नहीं था। ब्रह्मांड में वास्तव में कोई अजेय कौशल नहीं है। एक बार जब कोई व्यक्ति कोई उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर लेता है, तो पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली लोग उसका अध्ययन करेंगे और उनका मुकाबला करने के लिए विभिन्न तरीके खोजेंगे।
कई नव विकसित कौशल या प्रतिभाएं जिन्होंने ब्रह्मांड को चकित कर दिया, वे अजेय प्रतीत होने लगे, लगभग किसी के द्वारा अपराजय। हालांकि बाद में वे धीरे धीरे गुमनामी में खो गए, क्योंकि दूसरों द्वारा उन पर गहन शोध किया गया। वे लक्ष्यीकरण के लिए अनुकूल नहीं हो सके और इसलिए वे केवल औसत दर्जे के बन सके। जो लोग ऐसी परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं तथा ऐसे वातावरण में विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध उठ खड़े हो सकते हैं, उनके पास वास्तव में मजबूत बनने का अवसर है। ब्रह्मांड का प्रत्येक प्रसिद्ध शक्तिशाली प्राणी इस चरण से गुजर चुका है। इस चरण से आगे न बढ़ पाने को ही वे प्रतिभा कहते हैं, जिससे स्वर्ग ईर्ष्या करता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली लोगों से स्वर्ग ईर्ष्या करता है, बल्कि ऐसा है कि ये प्रतिभाशाली लोग उस दबाव को सहन नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। वे परीक्षण में खरे नहीं उतरते और वे सामान्य लोगों से थोड़े ही बेहतर होते हैं। डीएसी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की परीक्षा को झेला था, चाहे दूसरे लोग उनका कैसे भी अध्ययन करें या उन्हें कैसे भी लक्ष्य बनाए। जब तक कि स्तर में कोई बहुत बड़ा अंतर न हो, कोई भी व्यक्ति या कौशल उन्हें दबा नहीं सकता था। स्वर्गीय संस्थान का मुखिया दृढ़ इच्छाशक्ति वाला और मन और आत्मा में फुर्तीला है। उसे परीक्षा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। फिर भी अब पूरा ब्रह्मांड इस बात पर शोध कर रहा है कि उसे कैसे निशाना बनाया जाए, और यह अपरिहार्य है कि उसे कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। जब तक उसका मार्ग अखंड रहेगा, वो अंततः उभर कर सामने आएगा। तियान कोंग्युन ने अनुमान लगाया और कहा कि उसे लगता है कि यह स्वर्गीय सम्राट के विचार हैं। वह जानता था कि स्वर्गीय सम्राट वर्तमान में लिन शेन को बहुत सम्मान देते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्वर्गीय सम्राट चाहते थे कि इस रैंक लड़ाई के दौरान लिन शेन को आसानी मिले। लिन शेन ने सोचा होगा कि स्वर्गीय सम्राट किसी द्वेष के कारण उसे क्रिस्टिन को हराना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन तियान कांग्युन की समझ और स्वर्गीय सम्राट के अनुमान के आधार पर उनका मानना था कि यह स्वर्गीय सम्राट द्वारा लिन शेन को दी गई एक परीक्षा हो सकती है। यदि लिन शेन इस सीमा को पार नहीं कर पाता और सामान्यता में गिर जाता है, तो वह स्वर्गीय सम्राट द्वारा मूल्यवान माने जाने के लायक नहीं है और न ही उनसे साधना पाने का हकदार है। स्वर्गीय सम्राट किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो दिव्य मास्टर संस्थान को पुनः स्थापित कर सके, न कि केवल एक क्षणभंगुर प्रतिभाशाली व्यक्ति की। लिन शेन हार सकते हैं, लेकिन वे औसत दर्जे के नहीं बन सकते। वह युवक निश्चित रूप से आसानी से हार मानने वाला नहीं है। आइए देखें कि विभिन्न जातियों द्वारा निशाना बनाए जाने के बीच वह क्या दिलचस्प प्रदर्शन करता है। स्वर्गीय सम्राट ने अच्छे मूड में कहा, क्योंकि एनरोन उसके कान में कुछ नहीं बोल रहा था। साम्राज्य के माध्यम से जुड़े रहें। रैंक लड़ाइयों की शुरुआत में प्रकाश का स्क्रॉल और प्रकाश छाया स्प्राइट उसके सामने फिर से प्रकट हुए। सम्मानपूर्वक एलिमिनेशन राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी को बधाई। रैंक बैटल में आपकी प्रारंभिक रैंकिंग असेंशन लेवल पर प्रथम स्थान है। आप अपना खुद का मुख्य स्टेज ग्रह चुन सकते हैं। लाइट शैडो स्प्राइट ने कॉस्मिक स्क्रॉल की ओर इशारा करते हुए कहा। दूर के तारों से धीरे धीरे 10 ग्रह उभरे जो बड़े और बड़े होते जा रहे थे। ये असेंशन लेवल पर शीर्ष 10 रैंकिंग के लिए ग्रह युद्धक क्षेत्र है। असेंशन लेवल रैंकिंग में प्रथम होने के नाते आपको चुनने की प्राथमिकता है। लाइट शैडो स्प्राइट ने इन 10 ग्रहों में से प्रत्येक की विशिष्ट विशेषताओं का परिचय दिया। प्रत्येक ग्रह के युद्धक क्षेत्र का अपना विशेष वातावरण था। वास्तव में सामान्य आरोही के लिए ग्रहीय वातावरण का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, निर्वाण प्राणी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। हालांकि लिन शेन के लिए वातावरण जितना कठोर होता था, उतना ही यह उसके पक्ष में काम करता था। विकास सिद्धांत ने उन्हें कठोर वातावरण में शीघ्रता से अनुकूलन करने में सक्षम बनाया, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी इतनी शीघ्रता से ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सके। चुनौतीपूर्ण वातावरण उनकी सुपर बेस पैटर्न प्रतिभा को भी बढ़ा सकता है, जो एक महत्वपूर्ण बढ़ावा भी था। लाइट शैडो स्प्राइट का परिचय सुनने के बाद लिन शेन ने तुरंत ग्रहों में से एक को चुना। क्या आप सच में ईविल स्पीच प्लेनेट को अपना मुख्य युद्धक क्षेत्र चुनना चाहते हैं? लाइट शैडो स्प्राइट ने फिर पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुष्टि हो गई। लिन शेन ने निश्चितता से उत्तर दिया। दुष्टवाणी ग्रह पर स्थितियां लिन शेन के लिए काफी लाभदायक थीं। दुष्टवाणी ग्रह पर हर क्षण भयानक तूफान उठते थे और राक्षसी बवंडर तूफान आकाश और पृथ्वी पर विशाल स्तंभों की तरह चलते थे तथा अंधकार में आकाश में गड़गड़ाहट और चमक होती थी। गरज के साथ बारिश हुई और हवाएं गरजी। गड़गड़ाहट की आवाज और हवा का झोंका राक्षसों के श्राप की तरह था, जो भय पैदा करता था, इसलिए इस ग्रह का नाम ऐसा पड़ा। यदि कोई व्यक्ति उन भयावह बवंडरों में फंस जाए या बिजली की चपेट में आ जाए,
तो भले ही यह घातक न हो, लेकिन आरोही लोगों के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बेशक आरोही स्तर की रैंकिंग लड़ाइयों में ग्रह युद्ध क्षेत्र जो दिखाई दिए, वे सभी आरोही की सहनशक्ति के भीतर थे। ऐसा कोई युद्ध क्षेत्र नहीं होगा जिसमें आरोही बच न सके। दुष्ट वाणी ग्रह के प्रतिकूल वातावरण ने न केवल लिन शेन को घरेलू मैदान का लाभ दिया, बल्कि फिंगर सैंड के उपयोग से होने वाले उतार चढ़ाव को भी छिपा दिया, जिससे इसका पता लगाना और भी कठिन हो गया। वास्तव में यह एक चुना हुआ स्थान था। मुख्य युद्ध क्षेत्र ईविल स्पीच प्लेनेट की पुष्टि की गई। रैंकिंग युद्ध के नियम इस प्रकार है, कोई समय सीमा नहीं, आप केवल अपने से 10 स्थान ऊपर रैंक वाले विरोधियों को ही चुनौती दे सकते हैं, और केवल 10 स्थान नीचे वाले ही आपको चुनौती दे सकते हैं। रैंकिंग लड़ाई बिना किसी चुनौती के 24 ब्रह्मांडीय घंटों के बाद समाप्त होती है, या यदि कोई चुनौती पूरी नहीं होती है। लड़ाई के अंत में शीर्ष 10 क्रॉस लेवल रैंकिंग लड़ाइयों के अगले दौर में आगे बढ़ेंगे। लाइट शैडो स्प्राइट ने विस्तृत नियमों को दोहराया, फिर लिन शेन को अपनी गड़गड़ाहट और गरजती हवाओं के साथ लाइट के स्क्रॉल और ईविल स्पीच प्लैनेट में ले आया। जैसे ही लिन शेन दुष्ट भाषण ग्रह पर पहुंचे, वे भयंकर हवाओं से लगभग असंतुलित हो गए। आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। घने बादलों में बिजली भर गई जो मकड़ी के जाले की तरह टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गड़गड़ाहट की आवाज उसके कानों के पास से एक के बाद एक फूट रही हो, एक दूसरे पर चढ़ रही हो और लगातार गड़गड़ाहट का रूप ले रही हो। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हर जगह विशाल बवंडर चल रहे थे। आकाश में काले बादल फनल द्वारा खींचे जा रहे थे, जिससे दृश्यमान ग्रे बवंडर बन रहे थे जो आकाश में चल रहे विशाल स्तंभों की तरह लग रहे थे। कभी कभी बिजली बवंडर के अंदर चली जाती थी, जिससे अंदर कड़कती हुई चमक सतह पर फैल जाती थी। यहाँ तक कि उन बवंडरों और बिजली का सीधे सामना किए बिना भी लगातार बहने वाली हवाओं ने उड़ान को कठिन बना दिया। हवा के विपरीत दिशा में उड़ान भरने से गति काफी धीमी हो जाती थी, तथा हवा के साथ उड़ान भरने से आसानी से गति और बल पर नियंत्रण खो जाता था, जिससे अक्सर व्यक्ति की मुद्रा बिगड़ जाती थी। ये जगह वास्तव में असाधारण है, लिन शेन ने कहा, ऐसा महसूस करते हुए कि जैसे गड़गड़ाहट और हवा उसे बहरा कर देंगी। ऐसी जगह पर यदि कोई फिंगर सैंड का उपयोग करके उसका पता लगा सके तो यह वास्तव में प्रभावशाली होगा। शेन अभी भी दुष्ट भाषण ग्रह के वातावरण का अवलोकन कर रहे थे जब उन्होंने एक अंतरिक्ष संचरण पोर्टल खुला देखा और एक आकृति उसमें से बाहर निकली। नियमों के अनुरूप चुनौती को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी चुनौती स्वीकार करने का विकल्प चुन सकता है। चुनौती स्वीकार करना हार स्वीकार करने के समान है और रैंकिंग प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी। जो लोग लिन शेन को चुनौती दे सकते थे, वे सभी शीर्ष 10 में रैंक किए गए स्कैंडर थे और उनमें से अधिकांश बहुत शक्तिशाली थे। मैं सबसे अधिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस एसेंशियल एलिमिनेशन मैच में बहुत सारे चर थे और कई शीर्ष एसेंडर्स शीर्ष 100 में भी जगह बनाने में असफल रहे। DSBE का प्रदर्शन और भी खराब रहा, उनकी रैंकिंग 90 मिलियन में रही तथा वे ग्रेट कॉस्मिक क्लैंस की सूची में जगह बनाने का मौका लगभग चूक गए, जो कि अतीत में अकल्पनीय था। लेकिन DSBE को इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, वह ऊपर की ओर चुनौती देते रहे और अंततः वह ऊपर चढ़ ही गए। DSBE ने मूल रूप से बहुत ऊंची रैंकिंग हासिल करने का लक्ष्य नहीं बनाया था। नस्लीय रैंकिंग की लड़ाई में भाग लेते हुए वो मुख्य रूप से उन कुछ प्रतिद्वंद्वियों के साथ मुकाबला करना चाहते थे जिनमें उनकी रुचि थी। जब तक वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था तब तक उसने अपनी रैंकिंग की परवाह नहीं की। वह जिस प्रतिद्वंद्वी से सबसे अधिक भिड़ना चाहता था वह अपराजित राजा था, लेकिन अब ये लिन शेन में बदल गया था, इसलिए DSBE ने ऊपर चढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। DAC एक बार में केवल 10 स्थान ही आगे बढ़ पाते थे, भगवान ही जाने कि उन्हें शीर्ष 10 में जगह बनाने में कितना समय लगेगा। जो प्रक्रिया लंबी होने की उम्मीद थी वह छोटी हो गई, क्योंकि DSBE ने लगातार 100 सफल चुनौतियों के बाद ओवररैंकिंग चुनौती नियम को लागू कर दिया, जिससे उन्हें अपने से 100 पायदान ऊपर के असेंडर्स को सीधे चुनौती देने की अनुमति मिल गई, जिससे उनकी रैंकिंग में भी तेजी आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्रिस्टिन की स्थिति DSBE से कुछ बेहतर थी, लेकिन उसकी रैंकिंग भी 10 मिलियन के बाद थी और DSBE की तरह वह भी रैंक में ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। दूसरी ओर आगे रैंक पाने वाले कई लोग कम प्रसिद्ध आरोही थे। उदाहरण के लिए, जो इस समय लिन शेन को चुनौती दे रहा है वह एक बहुत ही अस्पष्ट आरोही है, वह महान ब्रह्मांडीय कुलों में से भी नहीं है। उन्हें थोड़ी बहुत प्रसिद्धि केवल एसेंशियल एलिमिनेशन मैचों से मिली थी।
कोबो, जो पृथ्वी कोर रेस का एक ऐसा सदस्य है जिसके बारे में शायद ही कभी सुना गया हो, ने एलिमिनेशन मैचों के दौरान अवसर का लाभ उठाया, अपनी चतुराई और अच्छे संगठनात्मक कौशल का उपयोग करते हुए शुरू में ही एक बड़ी टीम का गठन कर लिया तथा उसने छीने गए अधिकांश संसाधनों को अपने पास जमा कर लिया। बाद में उनके पास एक स्पष्ट रणनीति थी, लिन शेन की टीम में सक्रिय रूप से शामिल होकर अपने अंकों को डीएस बरीरी द्वारा समान रूप से विभाजित होने से बचाना। अब कोबो, जो पहले शायद ही कोई नाम था, अचानक ब्रह्मांड में शीर्ष 10 आरोही में से एक बन गया है, यद्यपि अस्थायी रूप से, लेकिन यह उसे उत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। प्रारंभ में उसकी ताकत के साथ यह अनिश्चित था कि क्या वह महान ब्रह्मांडीय कुलों की सूची में प्रवेश कर पाएगा, शीर्ष 10 की तो बात ही छोड़िए। कोबोर को पता था कि वह निश्चित रूप से रैंकिंग को बरकरार नहीं रख सकता, इसलिए उसने पहले लिन शेन को चुनौती देने की पहल की और दूसरों को उसे चुनौती देने का मौका नहीं दिया। बॉस, लड़ो मत, यह मैं हूं, कोबोर ने आते ही चिल्लाया। इससे दर्शक भीड़ हैरान रह गई, वह लिन शेन की ही नस्ल का नहीं था और नस्लीय रैंकिंग की लड़ाई में अपने ही लोगों की क्या बात है। भले ही वे वास्तव में एक ही नस्ल के हों, वे अपने ही रिश्तेदारों को चुनौती नहीं देंगे। लिन शेन भी थोड़ा स्तब्ध था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे केवल 1 या 2 बार देखने के बाद लिन शेन को याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि उस समय उसके पास 1 अरब से अधिक अधीनस्थ आरोही थे, वह इस कोबोर को कैसे याद रख सकता था। कोबोर ने जल्दी से फिर चिल्लाया, बॉस, एलिमिनेशन मैच के दौरान मैं ही आपका पीछा कर रहा था। तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि कोबोर उसे बॉस क्यों कह रहा था, लेकिन थोड़ी देर तक उसे परखने के बाद भी वह याद नहीं कर पाया कि वह कौन था। केबोल पहले ही पास आ चुका था और चलते चलते चिल्ला रहा था, यहाँ शोर बहुत ज्यादा है, बॉस, आपने ऐसा ग्रह क्यों चुना। लिन शेन को बोलने का मौका दिए बिना केबोल ने चिल्लाना जारी रखा, मैं यहाँ सिर्फ आपको धन्यवाद कहने आया हूँ, बॉस। आपकी मदद के बिना मेरी योग्यता के साथ न केवल रैंकिंग सूची के शीर्ष 10 में प्रवेश करना मुश्किल होगा, बल्कि अरबों की सूची में भी आना मुश्किल होगा। धन्यवाद, मैं वास्तव में यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहित होकर केबोल लिन शेन के पास गया और दोनों हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाना चाहा। केबोल के बड़े हुए हाथ को देखकर केबोल ने तुरंत उत्साह के साथ लिन शेन का हाथ पकड़ लिया और कहा, यहाँ ब्रह्मांड के नंबर 1 आरोही से मिलना मेरे जीवन का सम्मान है। मैं, केबोल, ने अपना जीवन विमान के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। हमारे परिवार की विमान की 1000 साल की विरासत को महानता तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। 100 साल तक दिन ब दिन इसमें सुधार करता रहूंगा और मैंने आखिरकार परसुआ विमान का सबसे हालिया मॉडल बनाया है, बेहतर गुणवत्ता, शक्तिशाली और शीर्ष पायदान नियंत्रण। लिन शेन ने अपने हाथ को पकड़े हुए केबोल की ओर देखा जो अपनी पूरी आवाज में चिल्ला रहा था और वह हंसी और आंसू के बीच कुछ उलझन में था। परसुआ ब्रांड एयरक्राफ्ट अपने जीवन को प्रकाश की गति से पकड़ने दें, एक व्यक्ति चला जाता है और एयरक्राफ्ट रह जाता है, पीढ़ियों से गुजरता है। बॉस, बाद में मुझे खोजने आना याद रखें, मैंने आपके लिए सबसे उन्नत परसुआ एयरक्राफ्ट तैयार किया है, एक निःशुल्क उपहार। अपनी तीखी टिप्पणी समाप्त करने के बाद केबोल ने लिन शेन को प्रणाम किया, उसे धन्यवाद दिया और फिर सीधे मैच को छोड़ने का फैसला किया। दर्शक अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के शीर्ष 10 आरोहियों के बीच की लड़ाई में ऐसी विचित्रता की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, वह केबोल सचमुच पागलपन की मिसाल है, टिया हंसते हंसते रो पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि लिन शेन ने इतनी परेशानी खड़ी की कि इस तरह का किरदार रैंकिंग में शीर्ष 10 में आ सका। कैथरीन भी हंसी और आंसुओं के बीच कुछ उलझी हुई थी। आखिरकार जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, टिया की हंसी और भी अधिक खिल उठी। केबोल के जाते ही दूसरा पोर्टल प्रकट हो गया और नया चैलेंजर सामने आ गया। दर्शकों को डर था कि कहीं केबोल जैसे एक और विचित्र व्यक्ति की उपस्थिति न हो जाए, इसलिए उन्होंने ध्यान से देखा और ये देखकर कि यह नवागंतुक कैस कबीले का सदस्य है, उन्हें पता था कि पिछली घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सबके सामने लिन शेन ने एक ही बिंदु से फेसलेस को राख में बदल दिया, जिससे कैस कबीले को पूरी तरह से अपमानित किया गया। जब कैस कबीले के किसी प्रतिभागी का सामना लिन शेन से होता था, तो यह निश्चित रूप से मौत की लड़ाई होती थी, जब तक कि लिन शेन हार मानने को तैयार न हो। आप कहते हैं कि आप एक उंगली से कैस गॉड बेल को तोड़ सकते हैं, है ना?
एक और तोड़ो और मुझे दिखाओ। कैस कबीले के सदस्य, जिसे फेसलेस के रूप में जाना जाता है, ने तुरंत अपने कैस गॉड बेल लाइफ बेस को बुलाया, अपने शरीर को ढालते हुए और लिन शेन की ओर हमला किया। चूंकि कैस कबीले के सदस्यों में चेहरे की विशेषताओं का अभाव था और सभी एक जैसे दिखते थे, साथ ही उनके जीवन आधार भी एक जैसे थे, लिन शेन पहली नजर में फेसलेस और वू मिया के बीच अंतर नहीं बता सका और यहां तक कि उसने सोचा कि वू मिया वापस जीवन में आ गई है। यद्यपि लिन शेन के पास एक उंगली से 10वीं बारी के कैस गॉड बेल लाइफ बेस को तोड़ने की क्षमता थी, लेकिन वह उस पर इसे बर्बाद नहीं करेगा। फेसलेस को अपनी ओर आते देख लिन शेन ने लापरवाही से सफिंग ट्राइपंच चलाया। मुट्ठी की शक्ति ने अराजकता देवता की घंटी पर एक विशाल लहर की तरह प्रहार किया, जिससे घंटी और उसके अंदर मौजूद फेसलेस एक साथ उड़ गए। डबल लाइफ बेस के बोनस और डेथ पाउडर के असीम शक्ति अनुबंध से प्राप्त शक्ति के साथ लिन शेन की एक मुक्का की शक्ति पहले से ही 10वें मोड़ के आरोहण से कहीं अधिक थी। उनके आकस्मिक ट्रिपल स्टैक पंच ने कैस गॉड बेल को पीछे की ओर उड़ा दिया। कैस गॉड बेल वास्तव में एक रक्षात्मक कलाकृति थी और इस तरह का मुक्का भी उस पर कोई निशान नहीं छोड़ सका। लेकिन इस झटके से अराजकता का देवता बेल पीछे की ओर उड़ गया और फिर एक तूफान में फंस गया। अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ फेसलेस सीधे एक बवंडर से टकरा गया। धमाका धमाका। बवंडर के अंदर बिजली चमक रही थी और तेज गड़गड़ाहट तथा तीव्र गड़गड़ाहट हो रही थी। ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि दुष्टवानी ग्रह का वातावरण इतना प्रतिकूल होगा। हालांकि बवंडर और बिजली गिरने की उम्मीद थी, लेकिन आरोही स्तर के शरीर की मजबूती का मतलब था कि साधारण बवंडर आरोही को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेंगे और कुछ बिजली के हमलों को झेलना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सबसे खराब स्थिति में मामूली चोटें लग सकती थीं। कैस कबीला काफी लचीला माना जाता था और कैस गॉड बेल लाइफ बेस के संरक्षण के साथ साधारण बिजली से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन जब फेसलेस को एक बवंडर में खींच लिया गया और उस पर लगातार बिजली की बौछार की गई, तो न केवल वह मुक्त नहीं हो सका, बल्कि अराजकता के देवता की घंटी तुरंत दरारों से भर गई, जिसमें से पिघली हुई धातु गर्म लोहे की तरह नीचे टपकने लगी। भयभीत फेसलेस ने तुरंत युद्ध छोड़ने का फैसला किया, एक पल के लिए भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही कैस गॉड बेल टूटा, वह ग्रह युद्ध के मैदान से दूर चला गया। अराजकता के देवता की घंटी को मैग्मा की तरह बाहर निकलते और तुरंत ही बवंडर द्वारा उड़ा ले जाते देख सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। दुष्टवानी ग्रह के वातावरण की कठोरता ने सभी की अपेक्षाओं को पार कर दिया, यहाँ तक कि अराजकता देवता की घंटी भी इसके भीतर कुछ सेकंड तक नहीं टिक सकती थी और सामान्य आरोही को बिना किसी नुकसान के बिजली से उड़ा दिया जा सकता था और मारा जा सकता था। फेसलेस अपने ग्रह पर वापस आकर पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। उसने वू मिया का बदला लेने का इरादा किया था, लेकिन उसका जीवन आधार नष्ट हो चुका था, उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी और अब वह संभवतः अपनी वर्तमान रैंकिंग भी बरकरार नहीं रख सकता था। जैसी कि उम्मीद थी, किसी ने तुरंत फेसलेस को चुनौती दे दी, जिससे कि उसके नष्ट हो चुके जीवन आधार और कमजोर होती ताकत का फायदा उठाकर उसे परास्त कर दिया जा सके और शीर्ष 10 में जगह बनाई जा सके। हैरानी की बात यह है कि अपने जीवन आधार के नष्ट हो जाने के बाद भी फेसलेस आश्चर्यजनक रूप से दुर्जय था। अपने घायल शरीर को घसीटते हुए उसने फिर भी एक प्रमुख कबीले के 10वें मोड़ के आरोही को हराया, जिससे उसकी रैंकिंग बरकरार रही। केवल अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और कौशल का उपयोग करते हुए 10वीं बारी का वह आरोही फेसलेस की सुरक्षा को भी भेद नहीं सका। इसने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि दुष्टवानी ग्रह का वातावरण कितना गंभीर था, जिसके कारण कई आरोही जो लिन शेन को चुनौती देने पर विचार कर रहे थे, हिचकिचाने लगे। ये केवल ईविल स्पीच प्लेनेट की कठोरता ही नहीं थी, यहाँ तक कि 10वीं बारी के एस्केंडर का पूर्ण बल हमला भी फेसलेस को पीछे नहीं हटा सका, जो घायल था और उसके पास जीवन आधार नहीं था। एक ही वार में लिन शेन ने फेसलेस को, जो कैस गॉड बेल द्वारा संरक्षित था, स्थानिक मुट्ठी शक्ति के साथ हवा में उड़ा दिया। ये तथ्य अकेले लिन शेन की भयानक ताकत का संकेत देता है। युद्ध गीत की वृद्धि के बिना भी वह अभी भी शीर्ष स्तर का था। यदि वह अपने कमजोर करने वाले कौशल का उपयोग करता तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन तौल सकते थे कि क्या वे लिन शेन के हमलों का सामना कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक ये जानकारी केवल उन प्रतियोगियों को ही पता थी जिनके पास अपनी घड़ियों पर लिन शेन की लड़ाई देखने का समय था। विडंबना यह है कि लिन शेन, जिनसे लगातार चुनौतियों की उम्मीद की जा रही थी, को अचानक अप्रत्याशित रूप से खाली समय मिल गया, क्योंकि शीर्ष 10 में से किसी ने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की।
कई आरोही स्तर के शक्तिशाली लोग जो लिन शेन को चुनौती देने के लिए तैयार थे, उनकी ताकत को देखने के बाद उनकी योजनाएं अव्यवस्थित हो गईं। उन सभी ने पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल और कमजोर करने वाले कौशल का मुकाबला करने के लिए तैयारी की थी, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि वे तैयारियां अनावश्यक थीं। लिन शेन अपनी ताकत से सब कुछ दबा सकता था। मुझे हमेशा से पता था कि वॉर सॉन्ग के बिना भी लिन शेन अभी भी अजेय रहेगा। उस पहले पंच ने न केवल स्थानिक मुट्ठी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि ओवरलैपिंग वेव स्किल की तकनीक भी दिखाए। मुट्ठी शक्ति तरंगों में आती है, प्रत्येक पिछले पर निर्माण करती है, जो विनाश शक्ति देती है, जो अन्य शीर्ष स्तरीय आरोही की तुलना में दोगुनी या यहां तक कि तिगुनी होती है। साधारण शीर्ष स्तरीय आरोही उसके एक मुके का भी सामना नहीं कर सकते थे, उसके खिलाफ लड़ना तो दूर की बात है। आप सभी दंग रह गए हैं, है ना? इतने दिनों तक पिस्तौल मारने के कौशल और कमजोर करने के कौशल पर शोध करते रहे और आप उसका एक भी मुक्का नहीं झेल पाए। इतने सारे शोध का क्या मतलब था? क्या यह नहीं कहा गया था कि लिन शेन युद्ध संरचना में अपराजय था, लेकिन एकल मुकाबले में वह आसानी से पराजित हो जाता था? रैंकिंग लड़ाइयों के शुरू होने से पहले ऐसा नहीं कहा गया था। ऐसे बहुत कम आरोही स्तर के कौशल हैं जो दूर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिन शेन ने कौन सा कौशल इस्तेमाल किया? ये किसी भी विश्व प्रसिद्ध कौशल जैसा नहीं लगता। ये मुक्काबाजी और उंगली तकनीक दोनों का शिखर है। अन्य लोग कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? स्काई नेटवर्क पर जो दर्शक लिन शेन का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जिन्होंने पहले लिन शेन के पतन की भविष्यवाणी की थी, मानो वे नकारात्मक लोग अचानक गायब हो गए हों। निर्वाण स्तर के युद्ध क्षेत्र में 8000 से अधिक रैंक वाले लिन जियांगडोंग लगातार अपने से ऊपर के लोगों को चुनौती दे रहे थे और एक के बाद एक प्रतिद्वंद्वी को तेजी से हरा रहे थे। पेटल टोरेंट का हमला बिल्कुल भी रुक नहीं सकता था, कोई भी इस अनंत प्रहार को झेलने में सक्षम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि कोई कितनी देर तक टिक सकता था। लगातार 100 जीत के बाद लिन जियांगडोंग ने उच्च रैंकिंग वालों को चुनौती देने के लिए नियम लागू कर दिए, जिससे वह अपनी चुनौतियों में सीधे 100 रैंक छोड़ सकता था। लिन जियांगडोंग ने अपनी अगली चुनौती के लिए 100 रैंक ऊपर छलांग लगाने का विकल्प चुना, लेकिन इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी बाकी लोगों की तरह नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेलेस्टियल जाति के N99 से सामना, जो कि शीर्ष 100 में शुमार N परिवार से एक निर्वाण प्राणी था, वह निम्न कुलों के औसत निर्वाण प्राणियों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। N99 के पास आर्केंजेल तलवार का जीवन आधार था, उसकी आक्रामक शक्ति निर्वाण प्राणियों के बीच लगभग शिखर पर थी। जिस क्षण लिन जियांगडोंग ने युद्ध के मैदान में कदम रखा, आर्कहेंगल की तलवार एक उल्कापिंड की तरह उसकी ओर बढ़ी और उसकी चमकदार तलवार की रोशनी एक पल में उसके सामने आ गई। तेज, ये बहुत तेज था। यहां तक कि कुछ निर्वाण प्राणियों ने भी प्रकाश की केवल एक झलक ही देखी, वे ये समझने में असमर्थ रहे कि वह वास्तव में क्या था। निर्वाण स्तर से नीचे वालों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। जब सभी ने सोचा कि लिन जियांगडोंग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा और या तो मारा जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, तो वे आर्कहेंगल की तलवार से निकलने वाली प्रकाश की रेखा को अचानक रुकते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आर्केंजेल की तलवार की नोक लिन जियांगडोंग के गले से मात्र कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी और उसकी चमकदार रोशनी लगभग उसकी गर्दन की त्वचा को छू रही थी। फिर भी आर्केंजेल की तलवार की धार लिन जियांगडोंग की उंगलियों के बीच मजबूती से जकड़ी हुई थी, कांप रही थी, लेकिन 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ थी। N99 ने आर्केंजेल की तलवार को पकड़कर उसे वापस खींचना चाहा, लेकिन तलवार हिल नहीं पाए और उसे वापस खींचना पूरी तरह से असक्षम था। लिन जियांगडोंग के शरीर से पंखुड़ियों जैसे सफेद कण बाहर निकलकर नाचने लगे। उन्होंने आर्केंजेल की तलवार को ढांक दिया और उसे पूरी तरह से पंखुड़ियों में लपेट दिया, मानो उसे पंखुड़ियों की तलवार में बदल दिया हो। लिन जियांगडोंग ने आर्केंजेल की तलवार पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी, फिर भी यह अभी भी N99 के नियंत्रण से बाहर थी। पंखुड़ियों से लिपटी हुई आर्केंजेल की तलवार ने धीरे धीरे अपनी धार नीचे की ओर, मुंह ऊपर की ओर घुमाई और धीरे धीरे N99 के सामने तैरने लगी। फिर पंखुड़ियां एक झटके में बिखर गईं और बिना किसी निशान के गायब हो गईं। मेरे मन में हमेशा से ही स्वर्गीय जाति के नायकों के लिए अत्यंत सम्मान रहा है, लिन जियांगडोंग ने शांत और सौम्य भाव से कहा। उसने अभी अभी उस पद को देखा था, लेकिन यह नहीं समझा था कि वह एक महान नायक है। उसने कहा, यदि मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे विदा लेनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने शालीनतापूर्वक युद्ध को त्यागने का निर्णय लिया और इस प्रकार उसकी चुनौती विफल हो गई।
यद्यपि लिन जियांगडोंग अपनी चुनौती में असफल रहा और उसने विनम्रता से अपना व्यवहार बनाए रखा, फिर भी किसी ने उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि अपराजित राजा, जो बलपूर्वक आर्केंजेल की तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम था, वह 99 से कमतर नहीं था। उसका पीछे हटना केवल उसके भाई के सेलेस्टियल रेस के साथ शामिल होने के कारण था, जिसने सम्मान से पीछे हटने का विकल्प चुना था। सुंदर, सुरुचिपूर्ण, योग्य और बहुत वफादार और धर्मी भाई लिन वास्तव में एक आदर्श स्वप्न प्रेमी है। कई प्रेम प्रेरित लड़कियों ने कहा, उनकी आंखें मोह से भर गईं। क्रिस्टिन शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसकी सभी लड़ाइयां त्वरित और निर्णायक थीं। लगातार 100 जीत के बाद उसने 100 पायदान ऊपर की रैंकिंग वाले किसी व्यक्ति को चुनौती देने के नियम को लागू कर दिया। फिर लगातार 100 जीत के बाद उसने फिर से नियम लागू कर दिया, जिससे वह अपने से 10,000 स्थान ऊपर रैंक वाले किसी व्यक्ति को सीधे चुनौती दे सकती थी। अतीत में शीर्ष प्रतियोगियों का इतना पीछे रैंक पर आना दुर्लभ था, लेकिन इस बार वास्तव में असाधारण था। क्रिस्टिन और डीएस बड़ी जैसे कई शीर्ष आरोही उच्च रैंक के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। कुछ मानव भी चुपचाप रैंक पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तू शियावदाओ उनमें से नहीं था। उसने रैंकिंग लड़ाई में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया और सीधे निर्वाण का प्रयास करने के लिए वापस चला गया। ओयांग यूडू की रैंकिंग बहुत ऊंची नहीं थी, इसलिए वह धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ पाया। हालांकि वह क्रिस्टिन और डीएस बड़ी जितना आकर्षक नहीं था, लेकिन वह ओवर रैंकिंग चुनौती के लिए सीमा तक पहुंचने में कामयाब रहा और अपने से आगे के आरोही को चुनौती देना जारी रखा। जुओ किंगलोग भी रैंक में ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी शुरुआती रैंक ऊंची थी और वह शीर्ष 10,000 में पहुंच गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नॉकआउट दौर के शुरुआती चरणों के दौरान जुओ किंगलोग ने भी एक टीम बनाई थी और उनकी कमान में उनकी टीम को लिन शेन या डीएस बड़ी द्वारा आत्मसात नहीं किया गया था, बल्कि उन्मूलन दौर के अंत तक बनी रही। यही वजह है कि उनके अंक अपेक्षाकृत अधिक थे। यह उनके द्वारा अपने साथियों के बीच अंकों का उदारतापूर्वक वितरण ही था, जिसने उनकी स्वयं की रैंकिंग को और अधिक ऊंचा होने से रोक दिया। जबकि जुओ किंगलोग की रैंकिंग उच्च थी, रैंक चढ़ने में उसकी गति ओयांग यूडू जितनी तेज नहीं थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसकी लड़ाई शैली ओयांग जितनी दबंग नहीं थी। इसके अतिरिक्त शीर्ष 10,000 में कुछ शीर्ष आरोही थे, जिससे निचले रैंक की तुलना में आगे बढ़ना अधिक कठिन हो गया। जब ओयांग यूडू ने पहली ओवर रैंकिंग चुनौती शुरू की तो जुओ किंगलोग ने केवल 3 द्वंद्व जीते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जुओ किंगलोग ने एक के बाद एक लड़ाई लड़ी, अपना सब कुछ दिया, लेकिन आखिरकार वह केवल छठे मोड़ का आरोही था। इस बिंदु पर पहुंचकर उसे पहले से ही लगा कि यह उसकी ताकत से परे है। यदि उसकी असाधारण प्रतिभा और लड़ने की क्षमता, साथ ही लिन शेन द्वारा सिखाई गई चालन तकनीक न होती, तो वह बहुत पहले ही पराजित हो गया होता। उनके 3 प्रतिद्वंद्वियों में 2 9वें मोड़ और एक 8वें मोड़ के आरोही थे। यह उनके सावधानीपूर्वक चयन का परिणाम था, लेकिन शीर्ष 10,000 में से अधिकांश प्रतिभागी 10वें मोड़ के आरोही थे। उन्हें चुनौती देने के लिए ये 3 आरोही मिल जाना पहले से ही अविश्वसनीय भाग्य था। यदि लिन शेन ने असेंशन स्तर के नॉकआउट राउंड में स्थिति को बाधित नहीं किया होता, तो शीर्ष 10,000 के भीतर 10वें टन से नीचे किसी भी असेंडर को ढूंढना लगभग असंभव होता। ये देखकर कि उससे ऊपर रैंक वाले सभी 10वीं बारी के आरोही थे और उसके पीछे वाले भी, जुओ किंगलोग ने कई चोटों के बावजूद असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने ऊपर की ओर चुनौती देना जारी नहीं रखा और पीछे हटने का विकल्प चुना। लड़ाई से पीछे हटना लड़ाई हार जाने से भिन्न था। इसका अर्थ था रैंकिंग लड़ाइयों में भागीदारी पूरी तरह छोड़ देना, जिसके परिणामस्वरूप कोई रैंकिंग नहीं मिलती थी। जुओ किंगलोग को अपने दिल में पता था कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अफसोस की बात है कि शक्ति में असमानता बहुत ज्यादा थी और लड़ाई जारी रखना व्यर्थ हो गया था। युद्ध के मैदान से निकलने के बाद जुओ किंगलोग ने लिन शेन को देखा, जो अभी भी लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर था और जिसे अभी तक चुनौती नहीं मिली थी, और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा हैरान हो गया। बहुत अच्छी बात है, मानवता के भीतर हमने अंततः एक शीर्ष स्तरीय शक्ति का निर्माण किया है। जुओ किंगलोग ने अपने दिल में बहुत प्रसन्नता महसूस की। अपने परिजनों को अपनी शक्ति से ब्रह्मांड में अनगिनत शीर्ष स्तरीय शक्तियों को दबाते हुए देखकर उनमें उत्साह और गौरव की एक अवर्णनीय भावना भर गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके परिजनों ने ये सिद्ध कर दिया था कि मनुष्य ब्रह्मांड में किसी भी अन्य जाति के शक्तिशाली प्राणियों से कम नहीं है और उसे बस कड़ी मेहनत करते रहने की आवश्यकता है। जुओ किंगलोग ने सेलेस्टियल वेब एक्सेस किया और लिन शेन के पिछले युद्ध वीडियो देखे।
जब उसने लिन शेन की स्पेटियल फिस्ट पावर को फेसलेस को बवंडर में उड़ाते हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और थोड़ा रुक गया। क्या लिन शेन महान रेड बुल नाइट हो सकता है? जुओ किंग लोग कई तरह की भावनाओं से भर गया और फिर एक लंबे समय के बाद हंसने लगा, चाहे वह महान रेड बुल नाइट हो या नहीं, क्योंकि मुझे वह मूवमेंट तकनीक मिली है, इसलिए मैं उनकी उम्मीदों को निराश नहीं कर सकता। मुझे खुद के लिए नाम कमाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण लेना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि समय बहुत कम है। अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता और मैं 10वें टन असेंशन बॉडी के साथ रैंकिंग लड़ाइयों में भाग ले सकता तो शायद मुझे उसके सामने खड़े होने और सीधे पूछने का मौका मिलता कि क्या वह वास्तव में महान रेड बुल नाइट है। क्रिस्टिन युद्ध के लिए पागल हो गया था। अब तक कोई भी एस्केंडर जिसने उसे चुनौती दी थी और भागा नहीं था, उसे अपनी दूसरी तलवार का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में कामयाब नहीं हुआ था। रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ रहे कई शीर्ष स्तरीय आरोही के बीच क्रिस्टिन लगातार 3 रैंक ओवरकमिंग कर्तव्यों को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति थे और तीसरे क्रॉस रैंक चुनौती नियम को सक्रिय करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिससे उनकी चुनौती रेंज शीर्ष 10 लाख पदों तक बढ़ गई। जल्द ही क्रिस्टिन ने आगे की रैंकिंग पर नजर डाली और लिन शेन के और करीब आती गई। क्रिस्टिन की हालत में कुछ गड़बड़ है, कैथरीन ने स्टाररी स्काई स्क्रॉल को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। इसमें क्या गड़बड़ है? मुझे लगता है कि वह काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि सेलेस्टियल रेस के प्रसिद्ध एस्केंडर एनकिंगजी को भी एक तलवार से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने लड़ाई छोड़ दी। क्या ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? टिया ने कैथरीन को हैरान होकर देखा। तुम समझ नहीं रही हो। क्रिस्टिन जिस विकास कौशल को विकसित करती है वह है चरम दानव। यह एक बहुत ही भयावह कौशल है जिसके लिए व्यक्ति को अपने बुरे विचारों को दानव में बदलना पड़ता है और अत्यधिक दुष्टता के कार्यों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करना पड़ता है, हृदयहीनता और इच्छाहीनता प्राप्त करनी पड़ती है, अत्यधिक ध्यान और मृत्यु को चुनौती देने वाला दृढ़ संकल्प प्राप्त करना पड़ता है, जो व्यक्ति की क्षमताओं को बहुत बढ़ाता है। कैथरीन ने क्रिस्टिन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समझाया, इस तरह के कौशल को हमारी जाति में निषिद्ध भी माना जाता है क्योंकि बहुत कम लोग ही इसे विकसित कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण अपने बुरे विचारों को निकालना और उन्हें दानव में बदलना है, जिसका अर्थ है अपने शरीर के भीतर एक अत्यंत दुष्ट राक्षसी व्यक्तित्व को विकसित करना। इस राक्षसी व्यक्तित्व के लिए मुख्य व्यक्तित्व को बदलना आसान है, जो व्यक्ति को केवल अत्यधिक इच्छा से प्रेरित राक्षस में बदल देता है। यदि साधना में राक्षसी व्यक्तित्व की सहायता मिलती है तो साधना समाप्त होने के बाद राक्षसी व्यक्तित्व को क्यों न मिटा दिया जाए? टिया ने भोलेपन से सुझाव दिया। यह इतना सरल नहीं है। ऐतिहासिक रूप से ये केवल उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने चरम दानव की खेती की और अंततः राक्षसी व्यक्तित्व द्वारा हावी हो गए, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं जो इसे मिटाने में कामयाब रहा। कैथरीन मुस्कुराए, आप अभी भी युवा हैं और बुरे विचारों के आतंक को नहीं समझते हैं। क्रिस्टिन वास्तव में राक्षस तो नहीं बन जाएगा, है न? टिया ने अपनी चिंता व्यक्त की। हालांकि वह क्रिस्टिन से बहुत परिचित नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह वैसा बने। यह उस हद तक नहीं होना चाहिए। उसने हमारी तलवार संत सोफिया के अधीन प्रशिक्षुता ली है। सोफिया ने उसे तलवार से हृदय को पोषित करने का तरीका सिखाया है, जो अत्यधिक इच्छाओं को काट सकता है। भले ही यह चरम दानव के प्रभाव को बहुत कम कर देगा और उसके विकास को धीमा कर देगा, लेकिन पवित्र हृदय तलवार को बांध के रूप में रखने से राक्षसी व्यक्तित्व के लिए किसी भी लहर को भड़काना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर उसकी वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो वह शायद पवित्र हृदय तलवार को ट्रिगर करने के करीब है। एक बार जब ये सक्रिय हो जाता है और राक्षसी व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और उसे लिन शेन और DS बढ़ी जैसे शीर्ष स्तरीय आरोही के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। कैथरीन ने आह भरी।